हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के बारे में। और मैं ट्राई करूँगा कि इस पूरे सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में कवर कर पाऊँ। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो, मैं आपके लिए इतनी सारी लंबी लंबी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए कि आप इस वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आप चाहते हो तो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, या फिर अपने क्लास के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी इसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ओनली तभी। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इस सब्जेक्ट में आपका पहली यूनिट का पहला टॉपिक है वो है आपका नेचर एंड रोल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज। कहाँ पर? स्कूल करिकुलम में। ओके, देखो, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि जो यहाँ पर डिसिप्लिन नॉलेज का यूज़ हुआ है, वो मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब क्या है। यहाँ पे जो डिसिप्लिन का मतलब है वो है आपका जो डिफरेंट डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, है ना। जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उसको यहाँ पर डिसिप्लिन नॉलेज के रूप में यूज़ किया गया है। तो हमने क्या पढ़ना है कि नेचर और रोल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज कहाँ पर? स्कूल करिकुलम में। इस वे से आपने इसको देखना है, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ये वाला टॉपिक समझ आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है ये एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है। कहाँ से? जो डिफरेंट डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंसेज हो गया। और ये क्या करता है? स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना। और क्रिटिकल थिंकिंग इससे बच्चों की डेवलप होती है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिफ्रेंशिएट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन, यानी जो आपकी ये डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है ये हेल्प करती है किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में? जो कि आपके फैक्ट्स होते हैं, कहाँ से? ओपिनियन से। और किस से? और ये किस चीज़ को मतलब कि डेवलप करती है? लॉजिकल और रीजनिंग थिंकिंग को। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो स्कूल करिकुलम में क्या होता है? स्कूल करिकुलम में इट प्लेज अ वाइटर रोल इन डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, एथिकल वैल्यूज एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, प्रमोटिंग हॉलिस्टिक ग्रोथ। यानी जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है ये स्कूल करिकुलम में इसका क्या रोल होता है? जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं इनका रोल ये होता है कि ये डेवलप करते हैं किस चीज़ को बच्चों में। जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ये बच्चों में डेवलप करते हैं किस चीज़ को? इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को, एथिकल वैल्यूज़ को, है ना, रियल लाइफ एप्लीकेशन किसकी? नॉलेज की। और प्रमोट करते हैं बच्चों में किसको? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की करते हैं, जो है आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ये सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें जो ये आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज है इट कैन बी अंडरस्टूड एट 4 लेवल, यानी कि इसको 4 लेवल्स पे हम समझ सकते हैं। पहला है स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड प्रोसेसेस, दूसरा है बेसिक आइडियाज़, तीसरा है कंसेप्ट्स, और चौथा है थॉट सिस्टम। देखो, ये किस तरीके से जो आपके स्पेसिफिक फैक्ट्स और प्रोसेसेस होती है, तो ये फर्स्ट लेवल होता है किस चीज़ का? नॉलेज का। और एट प्रेजेंट द लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यानी ये लो लेवल भी होता है, मतलब लोएस्ट लेवल होता है, और ये आपका फर्स्ट लेवल होता है किस चीज़ का? नॉलेज का, जो कि आपके फैक्ट्स और प्रोसेसेस वगैरह होती है। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हो आप, जो डेट्स होती है किसी इवेंट्स वगैरह की, जैसे हिस्ट्री वगैरह में हम पढ़ते हैं, है ना। पार्ट्स होते हैं किसी सिस्टम के, है ना। सिंपल कैलकुलेटिव स्किल्स इन अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा एटसेट्रा बिलोंग्स टू दिस लेवल ऑफ नॉलेज। ये सारे आपके किस में आते हैं? ये आते हैं आपके लोएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज में आते हैं। यानी कि जो आपकी नॉलेज स्टार्ट हो रही है वो यहीं से आपकी स्टार्ट होगी, जो बेसिक कैलकुलेशन वगैरह होगी आपकी, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद जो आपका बेसिक आइडिया, इसमें क्या आएगा आपका? बेसिक आइडिया मतलब दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज, यानी जो आपका पहला लेवल था कौन सा? स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड प्रोसेसेस। इसके बाद जो आपका सेकंड लेवल ऑफ नॉलेज होगा वो आएगा आपका कौन सा? बेसिक आइडियाज़ वाला, ठीक है। और जो ये वाला आपका लेवल है, दिस ट्राइज टू रिलेट आइसोलेटेड फैक्ट्स, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट आपके फैक्ट्स हैं उसको ये आइसोलेट करने की कोशिश करता है। ओके, और जो ये वाला आइडिया है, दीज आर साइंटिफिक लॉज एंड मैथमेटिकल
प्रिंसिपल्स, यानी जो आपका ये सेकंड लेवल है इसमें आपके क्या क्या आते हैं, इसमें आपके जैसे साइंटिफिक लॉज वगैरह हो गए, है ना, मैथमेटिक्स के आपके प्रिंसिपल्स वगैरह हो गए, ये सारे आते हैं आपके इसमें। एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका, और जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका इसमें जैसे आइडियाज़ किससे रिलेटेड, क्लाइमेट और सॉइल एंड क्रॉप मे बी रिलेटेड टू ईच अदर, दस दीज आइडियाज़ कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्जेक्ट। यानी सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं, इसमें आपके एग्जाम्पल इस तरीके से आते हैं कि जैसे आपका क्लाइमेट कैसा है और जो मिट्टी है और जो आपकी फसल है वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट हो सकते हैं, तो ये आता है आपका सारा बेसिक आइडिया में। तो आपको बस एक मतलब ये चीज़ याद रखनी है, जैसे आपका पहला हो गया कौन सा लेवल, स्पेसिफिक फैक्ट्स और प्रोसेसेस वगैरह, इसमें आपके बेसिक फैक्ट्स वगैरह, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह आ जाएगी। बेसिक आइडियाज़ में आपके जैसे जो दो चीज़ें हैं वो आपस में किस तरीके से रिलेट वगैरह कर रही है वो चीज़ें आ जाएगी। कंसेप्ट्स में आ जाएगा ये आपका थर्ड लेवल ऑफ नॉलेज इज़ कंसेप्ट। जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं इसमें आपके कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाते हैं जो कि हाईली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ वगैरह होते हैं, है ना। दे कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन, मतलब इनको अकेले अकेले नहीं पढ़ा जा सकता है। इंस्टेड दे इंक्लूड इन होल स्कूल करिकुलम, यानी मतलब पूरा जो स्कूल का करिकुलम होता है उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि कंसेप्ट हो गया डेमोक्रेसी का, इक्वालिटी का और जेंडर वगैरह अल्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें आपकी कंसेप्ट्स में आ जाती हैं। क्लियर। इसके बाद आता है आपका थॉट एंड सिस्टम। इसमें क्या आता है आपका, ये फोर्थ लेवल ऑफ नॉलेज है ना। ये कंपोज हुआ होता है आपका किसका, प्रपोजिशन और कंसेप्ट्स का, जो कि डायरेक्ट करते हैं किस चीज़ को, इंक्वायरी और थॉट को, है ना। और जो ये वाला आपका लेवल है, द डायरेक्ट क्वेश्चंस वी आस्क, द रिस्पॉन्सेज एक्वायर्ड एंड द मेथड्स यूज टू एक्वायर्ड देम कॉन्स्टिट्यूट द थॉट सिस्टम। देखो थॉट सिस्टम में आपका क्या आएगा, थॉट सिस्टम में आपका ये आएगा कि हम किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना, और उन क्वेश्चंस पे हम कैसे रिस्पॉन्सेज वगैरह पा रहे हैं, है ना। एंड द मेथड्स यूज टू एक्वायर देम, यानी कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वजह से जो वो रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं। ये सारा चीज़ किस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये सारी चीज़ आपके थॉट सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ओके। उसके बाद हम देखेंगे करिकुलम। आखिर जो करिकुलम होता है वो क्या होता है। देखो जो आपका करिकुलम होता है ये इंक्लूड करता है सारी एक्टिविटीज़ को जो कि कैरी की जाती है कहाँ, क्लासरूम के इनसाइड, और जो कि हेल्पफुल होती है किसमें, एक बच्चे की डेवलपमेंट में। ओके। और जो ये करिकुलम होता है ये आपका बना होता है करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ से। देखो करिकुलर में आती है आपकी जो एकेडमिक से रिलेटेड होती है एक्टिविटीज़, और जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें आती है आपकी जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, बाकी चीज़ें वगैरह होगी। तो ये सारा आपका कंस्टिट्यूट करता है क्या, करिकुलम, यानी करिकुलर एक्टिविटीज़ भी और साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी। इसके बाद हम देखेंगे कि नेचर क्या है डिसिप्लिनरी नॉलेज का, कहाँ पर, स्कूल करिकुलम में। देखो वही चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली कि आपने इस टॉपिक को पढ़ते हुए ये सोचना है कि डिसिप्लिनरी नॉलेज का मतलब है जो भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स वगैरह है स्कूल वगैरह में होते हैं, मैथ्स, साइंस, एसएसटी वगैरह, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। अब हमने इसके नेचर के बारे में पढ़ना है। देखो पहला क्या है, सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड नेचर होता है किसका, डिसिप्लिनरी नॉलेज का, यानी जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उनका क्या होता है, सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे होता है, ये आपको भी पता है। दूसरा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, कोई मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, इस तरीके से। एविडेंस बेस्ड एंड फैक्चुअल, ये भी आपको पता है। उसके बाद है लॉजिकल एंड रेशनल, ये भी आपको पता है। डायनेमिक होता है और इवैल्यूएटिंग होता है, मतलब जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और इवॉल्व होते रहते हैं। और ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड होता है जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है। यूनिवर्सल होता है नेचर में, इंटरकनेक्टेड और इंटरडिसिप्लिनरी, यानी जैसे इसका मतलब है जैसे मैथ्स वगैरह, साइंस वगैरह होती है, ये क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे साइंस में हम मैथ्स वगैरह की कैलकुलेशन वगैरह भी करते हैं, फिजिक्स वगैरह हो गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो डिसिप्लिनरी नॉलेज है वो क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, स्किल ओरिएंटेड होता है ना, डिसिप्लिनरी नॉलेज। ये कैसे तरीके से होता है, कैसा होता है ओवरऑल, आगे हम देखेंगे बारी बारी से। और जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है प्रैक्टिकल होती है और एप्लीकेबल होती है। कैसे होती है ये सारी चीज़ें, इसका नेचर क्या क्या होता है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखो पहला है आपका सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड। इसमें क्या है आपका
कि जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज यानी डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं किसमें, स्ट्रक्चर्ड वे में, जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, कंसेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप। और जो आपकी ये सिस्टमेटिक अप्रोच होती है ये इंश्योर करती है किस चीज़ को, क्लैरिटी और बिल्ड आएगा यहाँ पे, बिल्ड करती है किस चीज़ को, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ईच सब्जेक्ट। वही चीज़ है, अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड होगा तो वो क्या डेवलप करेगा बच्चे में, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा, क्लैरिटी को डेवलप करेगा, बिल्ड करेगा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उस सब्जेक्ट में। तो ये है आपका जो सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड वाला पॉइंट है आपका नेचर वाले उसमें। क्लियर। उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये तो आपको भी पता ही होगा कि जो आपका ईच डिसिप्लिन है वो फोकस करता है, यानी ईच सब्जेक्ट, मान लो आप मतलब डिसिप्लिन को आप यहाँ पे सब्जेक्ट ही मान लो, जो ईच डिसिप्लिन होता है वो फोकस करता है किसके ऊपर, पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी सच एज मैथमेटिक्स, यानी जो मैथमेटिक्स की बुक होगी वो किस पे स्टडी करेगी, मतलब मैथ्स होगा उसमें, साइंस वाली साइंस में होगी, सोशल स्टडीज़ वाला सोशल स्टडीज़ में हो गया, है ना। दिस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नेचर हेल्प स्टूडेंट्स गेन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स एंड अंडरस्टैंड देयर यूनिक पर्सपेक्टिव। यानी जो आपका ईच सब्जेक्ट है उसमें क्या होगा, ईच सब्जेक्ट से आप उस सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज को गेन कर पाओगे। तो ये होता है आपका कि जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है वो कैसी होती है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। उसके बाद आपका कि एविडेंस बेस्ड एंड फैक्चुअल, है ना। जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है वो कैसी होती है, एविडेंस बेस्ड होती है और फैक्चुअल होती है ना। ये रिलाई करती है फैक्ट्स के ऊपर, रिसर्च के ऊपर और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के ऊपर। और जो बच्चे होते हैं वो लर्न करते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो उसका बेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑन एविडेंस रेदर देन अजम्पशंस, प्रमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग एंड एक्यूरेसी। मतलब सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ कि जो बच्चे होते हैं लर्न टू बेस देयर अंडरस्टैंडिंग, यानी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बच्चों को कैसे मिलती है, किसके बेसिस के ऊपर मिलती है, एविडेंस रेदर देन अजम्पशंस, यानी एविडेंस के बेस पे मिलती है जो सारा उस बुक्स वगैरह में लिखा होता है। मतलब हम उसको अजम्पशन में नहीं ले सकते जो भी उसमें मतलब हम चीज़ों को सीखते वगैरह है ना। और इससे क्या होता है, इससे बच्चों में एक तरीके से लॉजिकल थिंकिंग और एक्यूरेसी डेवलप होती है। तो ये है मतलब कि सिंपल शब्दों में एविडेंस बेस्ड होती है आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज, अजम्पशन बेस्ड नहीं होती है। ओके। उसके बाद है आपका लॉजिकल एंड रेशनल। देखो जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है वो एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को किस चीज़ को, थिंक लॉजिकली एंड रीजन क्रिटिकली, है ना। मतलब चीज़ों को लॉजिकली थिंक करने में और रीजनिंग करने में क्रिटिकली। ओके। By engaging with disciplinary knowledge, learners develop the ability to analyze situations, draw conclusions and solve problems effectively. वही चीज़ है, जब बच्चा चीज़ों को इफेक्टिवली एनालाइज करेगा, लॉजिकली सोचेगा, है ना, तो उससे क्या होगा, उससे जो बच्चे के अंदर किस चीज़ की एबिलिटी डेवलप होगी, चीज़ों को एनालाइज करने की, कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने की, है ना, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की इफेक्टिवली। तो ये आएगा इसमें। उसके बाद है डायनामिक एंड इवेल्युएटिंग, यानी जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज है ना, वो आपकी स्टैटिक नहीं है, ये आपकी चेंज होती रहती है न्यू डिस्कवरीज वगैरह के साथ। जैसे कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह होगी, है ना, वो आपकी इंक्लूड होगी साइंस वाले सब्जेक्ट में, और जो एडवांसमेंट वगैरह हो रही है किसी भी फील्ड में वो भी आपकी इंक्लूड हो जाती है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। और जो आपका स्कूल करिकुलम होता है वो रिफ्लेक्ट करता है इन अपडेट्स को, ताकि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो करंट नॉलेज को गेन कर पाए और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए अपडेटेड नॉलेज के साथ। इसलिए जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है वो डायनेमिक यानी चेंज होती रहती है और इवॉल्व होती रहती है। ठीक है। इसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, यानी जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है वो ऑब्जेक्टिव भी होती है और अनबायस्ड भी होती है। यानी जो डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है उसका एम क्या होता है, एम टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट पर्सनल ओपिनियन और बाइसिस, यानी जो पर्सनल बाइसिस वगैरह होते हैं लोगों के उनको प्रेजेंट नहीं करना है ना, इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है जो भी रियल लाइफ में वो इन्फॉर्मेशन है। दिस ऑब्जेक्टिविटी हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड फैक्ट्स क्लियरली एंड फॉर्म देयर ओन इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड व्यू पॉइंट्स। देखो इस चीज़ से क्या होता है कि जो बच्चे वगैरह होते हैं उनके पास जो
रियल नॉलेज है वो जाती है उनके पास ऐसी नॉलेज नहीं जाती है जो कि पर्सनल ओपिनियन और बाइसिस के ऊपर बेस्ड होती है। तो ये चीज़ है आपका इसमें ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड में। उसके बाद है आपका कि जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज है वो कैसी होती है, आपकी यूनिवर्सल होती है नेचर में, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए जो आपकी मैनी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज आर एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड, यानी जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं आपके किसके, डिसिप्लिनरी नॉलेज के, वो एप्लीकेबल होते हैं आपके वर्ल्ड वाइड। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देख सकते हैं मैथमेटिकल फार्मूलाज वगैरह हो गए, साइंटिफिक लॉज हो गए, ये आपके कैसे होते हैं, हर जगह कंसिस्टेंट होते हैं। मान लो जैसे अगर हम इंडिया में पढ़ रहे हैं न्यूटन्स के लॉ, है ना, वो यहाँ भी सेम ही होंगे और अमेरिका में भी वो सेम ही होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कुछ और न्यूटन्स के लॉ आ जाएंगे और यहाँ पर आपके कुछ अलग न्यूटन्स के लॉ आ जाएंगे, है ना। रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन और कल्चर, वही चीज़ है, लोकेशन जैसी भी हो, जो आपकी कुछ चीज़ें होती है वो यूनिवर्सल होती है नेचर में, जैसे मैथमेटिकल लॉज वगैरह हो गए, साइंटिफिक लॉज वगैरह हो गए। तो ये चीज़ है आपका डिसिप्लिनरी नॉलेज का जो नेचर है वो कैसा होता है। उसके बाद है इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि जो ईच डिसिप्लिन, मान लो जो ईच सब्जेक्ट होता है, इसकी जो इसका ओन फोकस होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन दे आर ऑफन कनेक्टेड, लेकिन वो कभी कभी क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर रिलेटेड, है ना, मतलब ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री है वो रिलेटेड होती है ना। और जो साइंस है ऑफन इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, द इंटरकनेक्टेडनेस इन्हांसेस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। वही चीज़ है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम साइंस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह को भी कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज है वो आपकी कैसी है, वो आपकी इंटरकनेक्टेड है ना। और इससे क्या होता है, जब आपकी जो डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है, इससे जो बच्चे की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी होती है, इन्हांस होती है। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी थी। उसके बाद है स्किल ओरिएंटेड, यानी जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज है वो कैसी होती है, स्किल ओरिएंटेड होती है। ये हेल्प करती है किस चीज़ को डेवलप करने में, असेंशियल स्किल्स को डेवलप करने में, जैसे क्रिटिकली थिंक करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कम्युनिकेशन में और रिसर्च एबिलिटीज़ में। और इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं किस चीज़ के लिए, एकेडमिक सक्सेस के लिए और रियल लाइफ चैलेंजेस वगैरह के लिए। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है उसका नेचर एक स्किल ओरिएंटेड नेचर भी होता है। उसके बाद है आपका प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल, यानी जो इसका नेचर होता है डिसिप्लिनरी नॉलेज का वो प्रैक्टिकल भी होता है और एप्लीकेबल भी होता है। यानी जो नॉलेज गेन्ड थ्रू डिफरेंट डिसिप्लिन्स, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैन बी अप्लाइड इन एवरीडे लाइफ, उनको हम किस में अप्लाई कर सकते हैं, एवरीडे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो आपकी मैथमेटिकल नॉलेज होती है हेल्प्स विद बजटिंग एंड साइंटिफिक नॉलेज एड्स इन अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। जैसे अगर हम मैथ्स वगैरह पढ़ेंगे तो उससे आप जो बजट वगैरह है, फाइनेंस वगैरह की चीज़ें हैं, वो उस चीज़ में आपको हेल्प करेगी। वहीं आपकी जो साइंटिफिक नॉलेज वगैरह होगी वो आपको मतलब हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज वगैरह को समझने में हेल्प करेगी, है ना। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको समझने में मदद करेगी। इसलिए जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज है वो कैसी है, प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल होती है। उसके बाद है आपका कि रोल क्या है डिसिप्लिनरी नॉलेज का स्कूल करिकुलम में। देखो अभी तक तो हमने नेचर पढ़ा कि जो डिफरेंट आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है उसका नेचर कैसा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि रोल क्या होता है आपका डिसिप्लिनरी नॉलेज का स्कूल करिकुलम में। ओके, पहली चीज़ है ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। दूसरी चीज़ है बिल्ड करती है एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस को। और उसके बाद है इन्हांस करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। ये सारी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद है प्रमोट करती है किस चीज़ को, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को, डिसिप्लिनरी नॉलेज। उसके बाद है एनकरेज करती है रियल लाइफ सिचुएशंस को और फॉस्टर करती है किस चीज़ को, एथिकल और मोरल वैल्यूज़ को। इम्प्रूव करती है कम्युनिकेशन स्किल्स को। और उसके बाद है प्रमोट करती है कल्चरल अवेयरनेस को और प्रिपेयर करती है बच्चों को फ्यूचर कैरियर के लिए। ओके, उसके बाद है एनकरेज करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। तो ये सारे रोल होते हैं किस चीज़ के, डिसिप्लिनरी नॉलेज के स्कूल करिकुलम में। अब इसको हम बारी बारी से देखते हैं। देखो पहला है आपका कि जो आपकी डिफरेंट नॉलेज होती है यानी कि डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है वो किस चीज़ को डेवलप करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। यानी ये हेल्प करती है चीज़ों को लॉजिकली थिंक करने में, एनालाइज करने में सिचुएशंस को, और
चीज़ों की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में इफ़ेक्टिवली। और इसकी वजह से क्या होता है, जो इंसान की इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है वो प्रमोट होती है ना। तो इससे हम बोल सकते हैं कि रोल क्या होता है डिसिप्लिनरी नॉलेज का, कि ये प्रमोट करती है किस चीज़ को, क्रिटिकल थिंकिंग को, बिल्ड करती है एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस को। देखो ऐसा क्यों कि जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है ये प्रोवाइड करती है डीप अंडरस्टैंडिंग को, किसकी, वेरियस सब्जेक्ट्स की, लेइंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर हायर स्टडीज़ एंड फ्यूचर कैरियर्स। देखो जो जब आपका बेस क्लियर होगा, मतलब बच्चे का बेस क्लियर होगा, तभी तो जो उसकी हायर स्टडीज़ और फ्यूचर कैरियर्स वगैरह होगा वो सॉलिड बनेगा, है ना। तो बस यही है कि ये बिल्ड करती है स्ट्रॉन्ग और नॉलेजेबल बेस को, इसमें बच्चों में। उसके बाद है इन्हांस करती है डिसिप्लिनरी नॉलेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। कैसे, बाय स्टडिंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स स्टूडेंट्स लर्न टू अप्रोच प्रॉब्लम्स फ्रॉम वेरियस एंगल्स एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। यानी जब बच्चा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स वगैरह को पढ़ेगा तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स डेवलप हो गए कि चीज़ों को किस तरीके से सोचना है और किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, साइंटिफिक वे में, है ना, या फिर मैथमेटिकल वे में, या फिर किसी और वे में, पॉलिटिकल वे में, है ना। तो ये सारा है आपका कि रोल क्या होता है डिसिप्लिनरी नॉलेज का स्कूल करिकुलम में, कि ये इन्हांस करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, किसमें, बच्चों में। उसके बाद है प्रमोट करती है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को। जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है नर्चर करती है इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ को, है ना, और कंट्रीब्यूट करती है किस चीज़ में, ओवरऑल डेवलपमेंट किसकी, बच्चे की। क्लियर। उसके बाद है एनकरेज करती है ये चीज़ रियल लाइफ एप्लीकेशन को, जैसे नॉलेज गेन्ड फ्रॉम सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स वगैरह से, साइंस वगैरह से और सोशल स्टडी से कैन बी यूज टू इन डेली लाइफ मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल एंड प्रैक्टिकल। यानी जो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, इससे जो आप नॉलेज वगैरह गेन करते हो, है ना, उसको आप यूज़ कर सकते हो डेली लाइफ में। उसकी वजह से क्या होगा, जो लर्निंग है वो कैसी बनेगी, मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल बनेगी। फॉस्टर करती है ये चीज़ किसको, एथिकल और मोरल वैल्यूज़ को। देखो जो आपके थ्रू डिसिप्लिन्स लाइक जैसे सोशल स्टडीज़ वगैरह वाले सब्जेक्ट हो गए, है ना, लिटरेचर वाले सब्जेक्ट हो गए आपके, लिटरेचर वाले, है ना, उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स लर्न अबाउट एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। इन सब्जेक्ट्स की वजह से क्या होता है, बच्चे गेन करते हैं किसको, एम्पैथी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और रिस्पेक्ट अदर लोगों के लिए। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है इंप्रूव करती है कम्युनिकेशन स्किल्स को, जैसे जो आपकी लैंग्वेज और लिटरेचर डिसिप्लिन हो गया, इन्हांस करता है स्टूडेंट्स की एबिलिटी को किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए क्लियरली इन बोथ रिटन और स्पोकन फॉर्म्स। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है ये क्या करती है, प्रमोट करती है कल्चरल अवेयरनेस को बाय स्टडिंग, जैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी वगैरह होगी, है ना, लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ रहे हो, तो ये किस चीज़ में हेल्प करती है स्टूडेंट्स को, किस चीज़ को अप्रिशिएट करने में, कल्चरल डाइवर्सिटी को और अंडरस्टैंड करने में ग्लोबल के पर्सपेक्टिव को। तो ये हो गया आपका कल्चरल अवेयरनेस से रिलेटेड। उसके बाद है प्रिपेयर करती है फ्यूचर कैरियर वगैरह के लिए, है ना। जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है वो इक्विप करती है स्टूडेंट्स को किन चीज़ों के साथ, जैसे सब्जेक्ट्स हो गए आपके, स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस प्रोफेशन। यानी जो आपके डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है उसमें आपकी इतनी सारी नॉलेज होती है कि वो बच्चों को मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को गेन करने में हेल्प करती है, जो उनकी हेल्प करेगी आगे जाके वेरियस प्रोफेशंस में। ओके, उसके बाद है आपका कि इनकरेज करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, है ना, मतलब कि जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है ये बच्चों में क्यूरोसिटी टू लर्न, यानी क्यूरोसिटी मतलब जानने की इच्छा पैदा करती है ना, बियॉन्ड द क्लासरूम मतलब क्लासरूम से बाहर भी, और मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को किस चीज़ में, कंटिन्यूइंग सीकिंग नॉलेज थॉट देयर लाइफ्स। मतलब वही चीज़ है कि जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है कि ये क्लासरूम के बाहर भी बच्चों के अंदर चीज़ों को सीखने की क्षमता पैदा करती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम इसका कंक्लूजन देखें एंड में, जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है स्कूल करिकुलम में वो हेल्प करती है बच्चों को गेन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, यानी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग को गेन करने में, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में और नॉलेज को अप्लाई करने में रियल लाइफ में, और बिल्ड करती है
यहाँ भी स्पेलिंग गलत है, बिल्ड करती है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को किस चीज़ के लिए, फ्यूचर कैरियर्स वगैरह के लिए। प्रमोट करती है हॉलिस्टिक ग्रोथ को और एनकरेज करती है किस चीज़ को, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। तो मैंने जो ये वाला टॉपिक था इसको इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि ये समझ ही नहीं आ रहा है, होता क्या है ये, डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या होती है, स्कूल करिकुलम में होता क्या चीज़ है ये। तो मैंने इसलिए इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम लेके आपको समझाया है और आई होप ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से अगर आपने इसको और बड़ा करना है तो आप इसमें इंपॉर्टेंस वगैरह लिख सकते हो कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स वगैरह होती है उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है स्कूल करिकुलम वगैरह में, जो भी आपसे पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग अब आप अपना क्वेश्चन खुद बना सकते हो। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक, पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। ये टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे लूँ कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। देखो, जो आपका पैराडाइम शिफ्ट होता है ना, सिंपल शब्दों में आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। पैराडाइम शिफ्ट होता है कि एक तरीके से जो शिफ्ट हुआ है ना, पुराने कल्चर से आज के कल्चर में, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, एजुकेशन की फील्ड में हो गया है ना, फार्मिंग की फील्ड में हो गया, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो गया। जैसे एग्जांपल देता हूँ, पुराने समय में क्या होता था, हल वगैरह चलाने के लिए किसका यूज़ होता था, मतलब हल वगैरह बोल रहा हूँ, मतलब खेत को जोतने के लिए किसका यूज़ होता था, हल वगैरह का यूज़ होता था, है ना। लेकिन आज के समय में क्या होता है, जो मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है उसका यूज़ होता है। पुराने समय में एजुकेशन किस तरीके से दी जाती थी, जो टीचर होता था बस क्लास में पढ़ा देता था। आज के समय में किस तरीके से एजुकेशन दी जा सकती है, ऑनलाइन होगी, प्रोजेक्टर बेस्ड वगैरह होगी, है ना। तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद है, पुराने समय में कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह होती थी, मतलब कि उतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ वगैरह नहीं होती थी, है ना। लेकिन आज के समय में क्या होता है, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, एआई वगैरह है ना, कंप्यूटर्स वगैरह है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यही होता है हमारा पैराडाइम शिफ्ट, यानी पुराने जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज वगैरह हो गए उससे आज के समय में किस तरीके से शिफ्ट हुआ है न्यू रिसोर्सेज वगैरह के लिए, और उसका क्या यूज़फुलनेस वगैरह होती है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। और देखो, ये हम एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा फोकस हम किस पे रखेंगे, ज़्यादा फोकस हम जो न्यू चेंजेस आए आपके किस में, एजुकेशन वगैरह में, उस पे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो आई होप जो आपको ये पैराडाइम शिफ्ट है ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर पैराडाइम शिफ्ट होती क्या चीज़ है। उसके बाद अगर हम इसके मीनिंग को देखें, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड स्पेयर ऑफ नॉलेज चेंजेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वही चीज़ है कि स्ट्रक्चर और नॉलेज का जो स्पेयर है वो कैसे चेंज हुआ है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ओके, अकॉर्डिंगली अ पैराडाइम शिफ्ट इज़ डिफाइंड एज एन इम्पॉर्टेंट चेंज। मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चेंज है दैट हैपन्स व्हेन द यूजुअल वे ऑफ थिंकिंग about or doing something is replaced by a new and different way। देखो, मतलब कि यूजुअल वे ऑफ थिंकिंग, इसका मतलब हुआ कि पुराने समय में किस तरीके से हम चीज़ों को सोचते थे, अबाउट और डूइंग समथिंग, और किस चीज़ मतलब किस तरीके से चीज़ों को करते थे। तो हमारे पास उस वक्त क्या होते थे, पुराने रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल होते थे। वहाँ से चेंज हुआ है किस चीज़ में, मतलब वो चीज़ रिप्लेस हुई है बाय अ न्यू एंड डिफरेंट वे। मतलब आज के समय में हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ गए हैं, न्यू थिंकिंग वगैरह हमारे में डेवलप हो गई है। तो ये सारा आपका आता है पैराडाइम शिफ्ट में। क्लियर। तो आई होप जो पैराडाइम शिफ्ट है उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। और अगर आपको मतलब समझ आता है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। ओके, उसके बाद है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पैराडाइम शिफ्ट। हाँ, और एक चीज़ है कि अगर हाँ मतलब समझ भी नहीं आता है तब भी आप बता सकते हो कि भाई ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है कि आपको समझाना नहीं आता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। देखो, वही चीज़ है कि मेरे को भी सारी चीज़ें नहीं आती है, आपको भी सारी चीज़ें नहीं आती है ना। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे नहीं आती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं आती होगी, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँगा। तो मतलब वही चीज़ है कि नेचर में क्या होता है, नेचर में जो हर एक इंसान होता है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं।
किसी एक इंसान को कोई चीज़ थोड़ी ज़्यादा आती है, मतलब किसी एक इंसान को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है। वही चीज़ है, कई लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, कई लोगों को खेलने में इंटरेस्ट होता है ना। तो जो पढ़ने वाला इंसान है उसको खेल में मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होता है, मतलब ज़्यादा लगाव स्टडीज़ वगैरह की तरफ होता है। कुछ लोग होते हैं जो खेल में आगे होते हैं, पढ़ने में वो थोड़े पीछे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होगी जो आप जानते हो और मुझे नहीं आती है ना। तो आप बता सकते हो कि कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ चीज़ों को, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको चीज़ें समझ आती है तब भी आप बता सकते हो कि हाँ, मतलब कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल रहा है और आगे भी रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ज़्यादा ज्ञान हो गया था। उसके बाद फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, पैराडाइम शिफ्ट के लिए। पहला है रिसर्च बेस्ड स्टडीज़। वही चीज़ है, पुराने समय में क्या होता था, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ होती थी, नहीं होती थी, आजकल होती है रिसर्च बेस्ड स्टडीज़। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पैराडाइम शिफ्ट के लिए। सोसाइटल चेंजेस इन एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद है नेचर ऑफ लर्नर्स, है ना। जो लर्नर्स का नेचर है वो भी चेंज हुआ है, इसकी वजह से जो पैराडाइम शिफ्ट है वो भी हुआ है। प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का, इसकी वजह से नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑफ एजुकेशन, नीड ऑफ एजुकेशन, इसकी वजह से भी पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। उसके बाद है ग्रोइंग स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। देखो मेरा थोड़ा मतलब कि गला ख़राब है और ज़ुकाम भी है मेरे को, तो जज मत करना, ठीक है, समझ लेना जो मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद है ग्रोइंग स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, मतलब जैसे धीरे धीरे जो ज्ञान का भंडार है वो विकसित हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। सोसाइटल नीड्स, सोशल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, उसकी वजह से भी जो आपका पैराडाइम शिफ्ट हुआ है वो हुआ है। उसके बाद जो आपकी ह्यूमन की नीड्स है उसकी वजह से भी क्या हुआ है, ये हुआ है पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी वजह से भी। और चेंजिंग टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप, पहले समय में क्या होता था, बस टीचर लेक्चर दे के चला जाता था, लेकिन आज के समय में क्या हुआ है कि जो इंटरेक्शन है, स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन है वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से होती है, तो उसकी वजह से भी पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, वही है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है लोगों का, उसकी वजह से भी क्या हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। ओके, तो इसको आप अपने से एक्सप्लेन कर सकते हो आगे कि जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ वगैरह है, आज के समय में क्या है, न्यू रिसर्चेज वगैरह आ गई है, पहले के समय में इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी, तो उसके तरीके से भी पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। और मैंने आपको बता दिया कि पैराडाइम शिफ्ट आखिर क्या होता है, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू एनवायरनमेंट वगैरह उसकी वजह से भी हुआ है ना। जो लर्नर्स का नेचर है वो चेंज हुआ है। तो इन सब के अगर आपने मतलब क्वेश्चन को बड़ा करना है, इन सभी पॉइंट्स को आप अपने से लिख सकते हो। ओके, उसके बाद है आपका कि इंपॉर्टेंस क्या होती है पैराडाइम शिफ्ट की। देखो पहली चीज़ है कि ये इनकल्केशन ऑफ अप टू डेट नॉलेज, है ना। इससे क्या होता है, इससे जो आपकी अब मतलब लेटेस्ट अपडेट है ना, मतलब लेटेस्ट नॉलेज है वो आपको मिलती है ना। अब ऐसा था कि मतलब पहले पुराने समय में क्या होता था, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का गेन नहीं होता था, मतलब असेस नहीं होता था, तो आप जो लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह आ रही है उससे मतलब कुछ दिनों तक वंचित रह जाते थे, तब आपको पता चलता था एक दो दिन बाद कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसके बाद है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, वही चीज़ है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आएगी और रिसर्च वगैरह बेस्ड स्टडीज़ वगैरह होगी, तो उससे नेशन की भी डेवलपमेंट होगी, फुलफिलमेंट होगी किसकी, ह्यूमन नीड्स की। उसके बाद है फुलफिलमेंट होगी किसकी, सोसाइटल नीड्स की, यानी सोशल नीड्स की। और जो आपकी पैराडाइम शिफ्ट है ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, और किस चीज़ के लिए, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस चीज़ की, कंट्री के लिए। ओके, तो ये आया आपका कि इंपॉर्टेंस क्या होती है पैराडाइम शिफ्ट की। उसके बाद है कॉजेज़ क्या होते हैं पैराडाइम शिफ्ट के। अभी तो हमने देखा कि ऐसा होता है कि फैक्टर्स वगैरह ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ वगैरह आ गई, है ना, लेकिन इसके कॉजेज़ वगैरह क्या होते हैं कि आखिर ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ये हुआ क्यों, इसके बारे में अब हम देखेंगे। पहला है साइंटिफिक डिस्कवरीज, वही चीज़ है, न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह आई, तो उसकी वजह से भी पैराडाइम शिफ्ट हुआ। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट वगैरह होती गई, है ना। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट लोगों का चेंज होता गया, है ना। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल जब चेंजेस वगैरह आए उसकी वजह से भी न्यू चेंजेस हमारे को सोसाइटी में देखने को मिले, उसकी वजह से भी जो पैराडाइम शिफ्ट है वो हुआ। एनवायरमेंटल और
क्लाइमेट कंसर्न्स वगैरह जब देखने को मिले तो उसके प्रति लोग जागरूक हुए कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह लानी चाहिए, है ना। तो ये भी आपका एक रीज़न बनता है किस चीज़ का, कॉजेज़ ऑफ पैराडाइम शिफ्ट का। हेल्थ क्राइसिस एंड पेंडेमिक्स, देखो जैसे कोरोना वगैरह आया है ना, तो ये हमारे को पेंडेमिक्स वगैरह देखने को मिले, उसकी वजह से हमने क्या किया, खुद को चेंज किया, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाई, न्यू न्यू मेडिकल एडवांसमेंट वगैरह लाई। तो इसकी वजह से भी जो पैराडाइम शिफ्ट है वो हुआ है। ग्लोबलाइजेशन और कनेक्टिविटी, है ना, मतलब एक दूसरे से दूसरी कंट्री में कनेक्ट करना, उसके लिए भी जो आपका पैराडाइम शिफ्ट है वो हुआ है। फिलोसफिकल एंड एथिकल चेंजेस हमारे को देखने को मिले, उसकी वजह से भी ये कॉज बनता है किस चीज़ का, पैराडाइम शिफ्ट का। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है मेरिट्स क्या है किस चीज़ की, पैराडाइम शिफ्ट की। मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस वगैरह। ड्राइव्स न्यू डिस्कवरीज एंड सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। देखो जो पहले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी उनको मतलब इतना ईजिली सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो अब पैराडाइम शिफ्ट की वजह से क्या है, जो न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह आई है उसकी वजह से क्या हुआ है, न्यू डिस्कवरीज हुई है ना, उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है वो ईजिली सॉल्व हो चुकी है, यानी हो जाती है। ओके, उसके बाद है हमारा कि जो आपकी ये पैराडाइम शिफ्ट है इसने इम्प्रूव किया है किस चीज़ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को। किस तरीके से, जैसे आपका हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वगैरह में इम्प्रूवमेंट हुई है, उसकी वजह से क्या हुआ है, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी आपकी इम्प्रूव हुई है। उसके बाद है कि इसने क्या किया है, इन्हांस किया है एक्यूरेसी को। किस वजह से, जो आपके ये हो गया है ना, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, एआई का यूज़ वगैरह हो रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो एक्यूरेसी वगैरह है वो भी इन्हांस हुई है। और इसने क्या किया है, इसने प्रमोट किया है इंक्लूसिविटी और अवेयरनेस को। किसने, पैराडाइम शिफ्ट ने। उसके बाद है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बाय मेकिंग पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट नेचर। जैसे जो आपकी एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ वगैरह बनी है उसकी वजह से क्या हुआ है, जो नेचर को प्रोटेक्ट करने की जो थिंकिंग है वो लोगों के बीच डेवलप हुई है। उसके बाद इसने इकोनॉमिक ग्रोथ, जो न्यू न्यू इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप हुई है, न्यू न्यू जॉब्स वगैरह डेवलप हुई है, उसकी वजह से क्या हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, उसको भी इसने बूस्ट किया है, एनकरेज किया है क्रिटिकल थिंकिंग को। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरिट्स ऑफ पैराडाइम शिफ्ट में। उसके बाद है डीमेरिट्स क्या होती है इसकी, पैराडाइम शिफ्ट की। मैनी पीपल रेजिस्ट न्यू चेंजेस। वही चीज़ है, मतलब कि कई लोगों को चेंजेस पसंद नहीं होते हैं, मतलब वही चीज़ है कि चेंजेस को सह नहीं सकते हैं, मतलब कि रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं कि यार ये चीज़ कैसे चेंज होगी और ये चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है आपका इसमें और क्या डीमेरिट्स है पैराडाइम शिफ्ट की, कि जो जॉब वगैरह है लोगों की वो भी आपकी ख़त्म हो गई है, किसकी वजह से, ऑटोमेशन और एआई वगैरह की वजह से। उसके बाद है एथिकल डिलेमास, जो भी बढ़ते हैं इसको प्रोनाउंस करते हैं, है ना, मतलब कि जो हैकिंग वगैरह वगैरह है ना, जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आई है उसकी वजह से जो एथिकल चेंजेस वगैरह आए हैं वो भी हमें देखने को मिले हैं, किसकी वजह से, और पैराडाइम शिफ्ट की वजह से। तो ये भी इसका क्या है, एक तरीके से डीमेरिट है। उसके बाद है आपका इसमें कि जैसे जो ये आपका पैराडाइम शिफ्ट है इसकी वजह से क्या हुआ है, इनइक्वालिटी इंक्रीज़ हुई है, यानी जो जिन लोगों ने इन चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट किया वो तो बेनिफिट हुए, लेकिन जो लोग इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए उनका क्या हुआ, लॉस हुआ। उसके बाद है क्लैश होने लगे किसके बीच, ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच, और साइबर सिक्योरिटी होगी, थ्रेट्स वगैरह हो गए और हैकिंग वगैरह हमें देखने को मिली ड्यू टू पैराडाइम शिफ्ट। सोशल मीडिया एडिक्शन भी हमें देखने को मिला, ये भी क्या है, एक तरीके से ये पैराडाइम शिफ्ट है ना, पहले के ज़माने में कहाँ होता था ये सब, है ना। उसके बाद है ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। वही चीज़ है, आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, आज की डेट में हम जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर क्या हो गया, ओवर डिपेंडेंट हो गए, इसलिए ये भी क्या है, एक तरीके से क्या है, डीमेरिट है किस चीज़ की, पैराडाइम शिफ्ट की। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कि इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स, कहाँ से, फिलोसफिकल, सोशल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में देखें कि इमर्जेंस कैसे हुई है स्कूल सब्जेक्ट्स वगैरह की,
जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स है ना, मतलब स्कूल सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स की, कहाँ से, फिलोसफिकल, सोशल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से। तो इसमें क्या आएगा आपका कि जो आपकी एजुकेशन है ये आपकी शेप्ड हुई है, यानी जो स्कूलों में आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स वगैरह है वो कैसे आए हैं, वो इनसे ही आए हैं, फिलोसफिकल, सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस वगैरह से, जिन्होंने डिटरमाइन किया कि आखिर जो आपकी नॉलेज है वो कैसी है ना। और जो आपका इवोल्यूशन हुआ है स्कूल सब्जेक्ट्स का, ये रैंडम तरीके से नहीं हुआ है, इसकी जो रूट्स वगैरह है और नीड वगैरह है वो किस में है, मतलब कि जो सोसाइटी की नीड क्या थी उसके बावजूद हमें ये देखने को मिला है कि जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स है वो किस तरीके से आए हैं। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जो फिलोसफिकल कंटेक्स्ट है किस चीज़ का, स्कूल सब्जेक्ट्स का और डिसिप्लिन्स का, उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, जो आपकी एजुकेशन फिलॉसफी है उसने एक मतलब महत्वपूर्ण रोल अदा किया है किसमें, स्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम में, मतलब कि स्कूल का जो करिकुलम है उसको स्ट्रक्चर्ड करने में। ओके, और जो आपके डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स होते हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है किस चीज़ के लिए, इमर्जेंस ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स, यानी जो आपके जो डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल वगैरह होते हैं, जैसे आपके नेचुरलिज्म वगैरह हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया, आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म वगैरह हो गया, इन सभी ने क्या किया है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है किस चीज़ को इमर्ज करने के लिए, जो आपके वेरियस सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। इसमें पहला आएगा आपका नेचुरलिज्म, दूसरा हो गया आपका प्रैग्मेटिज्म, तीसरा हो गया आइडियलिज्म, चौथा हो गया रियलिज्म, फिर हो गया आपका प्रोग्रेसिविज्म, उसके बाद हो गया आपका कंस्ट्रक्टिविज्म और एक्सटेंशियलिज्म, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी हो गया, है ना, उसके बाद हो गया आपका पेरेनियलिज्म, है ना, उसके बाद हो गया आपका असेंशियलिज्म। तो ये सारे आ जाते हैं आपके जो डिफरेंट आपके फिलोसफिकल कंटेक्स्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो स्कूल का करिकुलम है वो डेवलप हुआ है। सबसे पहले हम नेचुरलिज्म को देखेंगे। देखो, सम स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए ये नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म और रियलिज्म, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, जो आपका नेचुरलिज्म है इसके जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं, यानी मतलब कि कौन कहते हैं इसके बारे में ज़्यादा, पहला हो गया रूसो हो गए, है ना, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, आर.एन. टैगोर वगैरह हो गए, ये आपको उसमें लिखने की नेचुरलिज्म को कौन बढ़ावा देते हैं। ओके, तो अगर हम इसके चीफ फीचर्स देखें, नेचुरलिज्म आखिर कहता क्या है, जो आपका ये नेचुरलिज्म, देखो ये आपका क्या कहता है कि जो आपका नेचर है अलॉन्ग हिज एंटायर रियलिटी, यानी जो आपके आसपास का नेचर है वो एंटायर रियलिटी है, मतलब पूरा बस वही है, उसके अलावा बस है ही नहीं है कुछ। लॉज ऑफ द नेचर आर अनचेंजेबल, यानी जो नेचर के लॉज है वो कैसे है, उनको बदला नहीं जा सकता है, वो कहता है आपका नेचुरलिज्म। उसके बाद है साइंस रिवील्स द मिस्ट्री ऑफ द नेचर, यानी जो साइंस है वो रिवील करती है किसकी मिस्ट्री को, नेचर की मिस्ट्रीज को। और जो आपकी सेंसेस है वो गेटवे है किसके, नॉलेज के, यानी जो सेंसेस है, इंद्रिया वगैरह है, वो किसका मतलब गेटवे है, नॉलेज का। और सुपर नेचुरलिज्म इज डिनाइड बाय नेचुरलिज्म, यानी जो सुपर नेचुरलिज्म है उसको डिनाई करता है कौन, नेचुरलिज्म। और जो नेचुरलिज्म है वो फोकस करता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर। ओके, उसके बाद है जो एजुकेशन है शुड प्रोवाइड हैप्पीनेस एंड गुड मूड, यानी इसका मतलब ये है, जो आपका नेचुरलिज्म है ये आपका कहता है कि जो एजुकेशन है उसने प्रोवाइड करना चाहिए किस चीज़ को, हैप्पीनेस और गुड मूड को। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका प्रैग्मेटिज्म, जिसको हम बोलते हैं प्रयोजनवाद, है ना, ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, प्रगमा, जिसका मतलब होता है एक्शन, है ना। इसके चीफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन है, जॉन डीवे हो गया, किलपैट्रिक हो गए और चार्ल्स पियर्स हो गए, ये आपको मतलब थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। देखो, जो आपका ये प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। देखो, ये किस में विश्वास रखता है, प्रेजेंट और इमीडिएट फ्यूचर में, यानी वर्तमान में और जो इमीडिएट फ्यूचर आने वाला है उसमें ये विश्वास रखता है। इन एक्टिविटी, यानी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी लर्निंग है, उसमें ये विश्वास रखता है कौन, प्रैग्मेटिज्म। और ये मतलब विश्वास रखता है ऑब्जर्वेशन में और एक्सपेरिमेंटेशन में, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल साइंसेस वगैरह में ये सारा विश्वास रखता है आपका प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रयोजनवाद। ओके, उसके बाद है आपका आइडियलिज्म। आइडियलिज्म आपका क्या कहता है, आइडियलिज्म के जो आपके चीफ एक्सपोनेंट्स है वो है आपके कौन, प्लेटो जी हो गए, है ना, गांधी जी हो गए, आर.एन. टैगोर जी हो गए और विवेकानंद जी हो गए। तो इसके जो चीफ फीचर है वो क्या है, ये किसको प्रायोरिटी देता है, जो आपका आइडियलिज्म है ना, आइडियलिज्म आपका जो प्रायोरिटी देता है, ये देता है माइंड को, मतलब माइंड को और सेल्फ को, यानी खुद को, है ना। स्पिरिट इज द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूनिवर्स, यानी जो स्पिरिट है वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, इस पूरे यूनिवर्स का,
है ना। और ये एम्फेसाइज करता है किस चीज़ को, जो आपकी नॉर्मेटिव और सोशल साइंसेस वगैरह होगी, जो ये आपकी ये वाले सब्जेक्ट है इनके ऊपर ज़्यादा ये फोकस करता है ना। और जो फ्रीडम ऑफ ह्यूमन माइंड, वांट्स एंड डिज़ायर्स, यानी जो ह्यूमन माइंड है वो कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, जो उसकी चाहत वगैरह है उसके ऊपर ही फोकस करता है। जो उसके डिज़ायर्स वगैरह है वो कैसे होने चाहिए, मतलब उसकी क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, उसके ऊपर भी ये फोकस करता है। जो आपका ये क्या है, आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद बोलते हैं शायद इसको, है ना। उसके बाद है आपका रियलिज्म, है ना। रियलिज्म के आपके चीफ एक्सपोनेंट कौन है, वो है आपके एरिस्टोटल हो गए, है ना। इसकी जो चीफ फीचर्स है वो क्या है, रियलिज्म क्या कहता है, सोल एंड गॉड आर पिगमेंट ऑफ द रियलिटी, यानी ये किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, जो आत्मा है और जो भगवान है उनके ऊपर। एम्फेसाइज करता है किस चीज़ को, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, यानी जो देखा जा सकता है, यूनिवर्स का जो फिजिकल एस्पेक्ट है जिसको हम इजीली देख सकते हैं, उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है। और जो सेंसेस एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, मतलब जो इंद्रिया है ना, इंद्रिया क्या है, स्रोत है किस चीज़ का, ज्ञान का। और जो इंसान है वो कैसा है, सुप्रीम है, सबसे बड़ा वही है। एम्फेसाइज ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जैसा हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था, जो हमने सेकंड पढ़ा था, कि ये एम्फेसाइज करता है किसके ऊपर, जो ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंटेशन है। तो बस आपको थोड़ा इसमें एक्सपोनेंट इसके याद होने चाहिए, और इसके जो मेन फीचर्स है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये किसके ऊपर फोकस करते हैं, जैसे आपका ये हो गया नेचुरलिज्म, नेचर से रिलेटेड है ना। जो आपका ये प्रैग्मेटिज्म है, ये क्या बोलते हैं, इमीडिएट फ्यूचर और प्रेजेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। आदर्शवाद हो गया अपना, मतलब कि सेल्फ और माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सोल और गॉड के ऊपर हो गया आपका रियलिज्म, तो थोड़ा थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफिकल कंटेक्स्ट इन स्कूल सब्जेक्ट्स। देखो यूजेस एंड एडवांटेजेस क्या होते हैं किसके, जो आपका ये फिलोसफिकल कंटेक्स्ट है स्कूल सब्जेक्ट में उसके। देखो ये गाइड करता है किस चीज़ को, करिकुलम को डेवलप करने में। अब इन बेसिस के ऊपर ही ये, यानी जो आपके डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफिकल कंटेक्स्ट है, उसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंट जो आपका स्कूल का करिकुलम है वो डेवलप हुआ है। प्रमोट करता है किस चीज़ को, क्रिटिकल थिंकिंग को, बैलेंस करता है थियोटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को, है ना। उसके बाद है वैल्यूज़ होगी या लर्निंग वगैरह होगी, है ना। शेप करता है एजुकेशन के गोल्स को, यानी जो शिक्षा है उसका आखिर मकसद क्या है उसको भी ये आकार देता है। एनकरेज करता है किस चीज़ को, एथिकल और मॉरल डेवलपमेंट को। अडॉप्ट करता है एजुकेशन को किस चीज़ के अकॉर्डिंग, चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। डेवलप करता है, जो आपका ये फिलोसफिकल कंटेक्स्ट है ये डेवलप करता है किस चीज़ को, लव फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। उसके बाद सपोर्ट करता है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को, यानी ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, बच्चे के ऊपर होना चाहिए। तो आप थोड़े इसके यूजेस और एडवांटेजेस भी लिख सकते हो। उसके बाद है आपका ये वाला सोशल कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, है ना। पहले मैं इसको ढंग से अरेंज करता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ देखो ये आपका ये वाला यहाँ देखना, है ना, कि सोशल कंटेक्स्ट किस चीज़ का, स्कूल सब्जेक्ट्स का और डिसिप्लिन्स का। देखो जो आपकी सोसाइटी होती है हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर, ऑन द इवोल्यूशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन कल्चरल नीड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वर्क फोर्स एनवायरमेंट्स। करिकुलम इमर्ज, इसकी वजह से क्या हुआ है, आपका जो करिकुलम है वो आपका इमर्ज हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सोशल फैक्टर्स आपके क्या क्या है जिसकी वजह से जो आपका स्कूल सब्जेक्ट है और डिसिप्लिन है वो आपका इमर्ज हुआ है। ओके, इसमें आपका सबसे पहले क्या है, देखो एनवायरमेंटल ऑफ सोसाइटी टेल्स विच सब्जेक्ट टू ऐड, यानी जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वो हमें बताएगा कि जो स्कूल का करिकुलम है उसमें हमने किस तरीके के जो सब्जेक्ट्स वगैरह है उनको ऐड करना है। उसके बाद है ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी अफेक्ट्स करिकुलम, वही चीज़ है, कई लोगों का जो ट्रेडिशन वगैरह होता है वो अलग होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने स्कूल के करिकुलम में चेंजेस लाते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, कई जगह ये होता है कि जो धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है वो हमें बताई जाती है ना। सोशल चेंजेस लीड्स टू इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट चेंजेस सब्जेक्ट्स। देखो जो सोसाइटी में जो डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से जो स्कूलों में डिफरेंट सब्जेक्ट है वो आपके इमर्ज होते हुए देखने मतलब दिखते आए हैं।
ओके। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका भी इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट किसकी, टेक्नोलॉजी की, है ना। अर्बनाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट किस चीज़ की, कंसेप्ट किसका, फ्रीडम और एटर्निटी का, है ना, इक्वालिटी का। ये सारी चीज़ें भी हमारी अफेक्ट करती है किस चीज़ को, जो आपका स्कूल का करिकुलम है। उसके बाद आपका डाइवर्सिटी इन कल्चर, है ना, जो डिफरेंट डाइवर्सिटी होती है लोगों के कल्चर में, उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ता है स्कूल के करिकुलम में। एनवायरमेंटल कंसर्न्स वगैरह हो गए, इस पे भी मतलब इसकी वजह से भी अफेक्ट पड़ता है और डेवलप होते हैं जो आपके डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद है इमरजेंस किसकी, स्कूल सब्जेक्ट्स की, कहाँ से, स्कूल सब्जेक्ट्स की और डिसिप्लिन्स की, कहाँ से, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से। ओके, इसके बारे में हम देखते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है जो आपका स्कूल का करिकुलम है और डिसिप्लिन है। देखो आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स आपके कौन कौन से हैं। जैसे आपका पहला हो गया नेशनलिज्म, है ना, यानी जो इंसान की नेशनलिटी है वो क्या है ना, मतलब कि हर एक नेशनलिटी के अलग अलग सब्जेक्ट्स डेवलप होंगे डिफरेंट स्कूल्स में, है ना। उसके बाद है कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, यानी कॉलोनियल का मतलब जो पुराने समय में कॉलोनियल का क्या इन्फ्लुएंस रहा है उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ा है स्कूल के करिकुलम में। मोनार्की वगैरह हो गया, है ना, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ वगैरह हो गया, है ना। उसके बाद है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वगैरह हो गया, इसकी वजह से भी जो आपका सिलेबस वगैरह है, करिकुलम वगैरह है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। लिबरल रिफॉर्म्स वगैरह हो गए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह होगी, यूनेस्को और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ वगैरह होगी, एजुकेशन एक्ट्स और पॉलिसीज़ वगैरह होगी, है ना, प्रियम्बल एंड आर्टिकल्स फॉर एजुकेशन। देखो ये सब जब चेंज वगैरह होते रहते हैं, है ना, इन सभी का इफेक्ट पड़ा है किसके ऊपर, जो आपके स्कूल के सब्जेक्ट वगैरह होते हैं। वही चीज़ है, जैसे आपके कोई नया आर्टिकल वगैरह आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्कूल का सब्जेक्ट होता है उसमें चेंजेस वगैरह देखने को हमें मिलते हैं, आर्टिकल्स वगैरह ऐड होते हैं, है ना, एजुकेशन एक्ट्स वगैरह होगी, पॉलिसीज़ वगैरह आती है, वो भी हमें अपने सब्जेक्ट में चेंज होती हुई देखने को मिलती है। तो ये आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स जिसका इफेक्ट पड़ा है किस चीज़ में, इमरजेंस स्कूल सब्जेक्ट में और डिसिप्लिन में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है एडवांटेजेस क्या होती है इसकी, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की, प्रमोट करता है किसको, नेशनल यूनिटी को और आइडेंटिटी को, इंश्योर करता है किस चीज़ को, एजुकेशनल इक्विटी को, रेगुलेट करता है करिकुलम के स्टैंडर्ड को, इनकरेज करता है ग्लोबल की अवेयरनेस के बारे में, इनक्रीज़ करता है किस चीज़ को, एजुकेशन के लिए असेस को, इनकरेज करता है स्किल बेस्ड लर्निंग को। तो ये थोड़े आपको एडवांटेजेस भी पता होने चाहिए पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के बारे में। ओके, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है नीडेड चेंजेस, मतलब कि नीडेड चेंजेस इन द डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक, यानी जो आजकल की टेक्स्ट बुक है उसमें हमें किन चेंजेस को मतलब लाने की आवश्यकता है। ओके, ये हम अभी पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर जो टेक्स्ट बुक होती है वो होती क्या है। जो टेक्स्ट बुक होती है इज़ अ बुक किसके द्वारा यूज़ की जाती है, मतलब किसके लिए यूज़ की जाती है, स्टडी किसकी, डिफरेंट सब्जेक्ट की। कलेक्शन होती है किस चीज़ की, नॉलेज की, कंसेप्ट की, प्रिंसिपल्स की और सिलेक्टेड टॉपिक ऑफ अ कोर्स। तो ये मतलब होता है टेक्स्ट बुक का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लास बुक या फिर वर्क बुक, और ये प्रमोट करती है किस चीज़ को, सेल्फ लर्निंग, जो कि हेल्पफुल होती है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो बस यही टेक्स्ट बुक का थोड़ा आपको मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, जैसे अकॉर्डिंग टू एस.एन. मुखर्जी वो क्या कहते हैं रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है इट इज़ अ बुक रिटन फॉर किस चीज़ के लिए रिटन है, सिस्टमेटिक स्टडी किसकी, ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू R.A. शर्मा जी, वो क्या कहते हैं, जो टेक्स्ट बुक होती है इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डिज़ाइंड फॉर फॉर्मल एजुकेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है लिमिटेशन क्या होती है, एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक, यानी जो आज के ज़माने में जो आपकी मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक है उसकी लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। देखो ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है, थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर है, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर नहीं है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। लैक किस चीज़ का है, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइजेज का, यानी जो चैप्टर के एंड में आपकी एक्सरसाइजेज वगैरह दी है उससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। अब्सेंस है किस चीज़ का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह का। आउटडेटेड कंटेंट इन टेक्स्ट बुक, यानी कंटेंट ऐसा है जो आउटडेटेड हो चुका है।
कल्चरल एंड जेंडर बाइसेस इन एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो साइंस वाले स्टूडेंट्स वगैरह हो गए वहाँ पे मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जैसे भूजो वगैरह हो गया है ना, ज़्यादा फोकस मतलब कि कल्चरल और जेंडर बाइसेस हमारे को वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे लड़कों के ज़्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। अब सेंस है किस चीज़ का आजकल की टेक्स्ट बुक में, मतलब कि लिमिटेशंस है वो उस चीज़ की। इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग का मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को क्या नहीं कर पा रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। पुअर स्टूडेंट इंगेजमेंट किस चीज़ में, टेक्स्ट बुक में हमारे को देखने को मिलती है आजकल की। फिक्स्ड टीचिंग मेथड भी देखने को मिलते हैं, वो भी इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेड डिजिटल इंटीग्रेशन हमारे को देखने को मिलती है, वो भी लिमिटेशन है। लैक है किसका, रियल वर्ल्ड स्किल्स का। तो ये सारी आपको पहले लिमिटेशंस लिखनी है जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक्स है। उसके बाद है मतलब कि नीडेड चेंजेस इन डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक, यानी देखो मतलब कि हमें तो पता है कि क्या क्या लिमिटेशन है, अब उसमें क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है उसके बारे में हम देखेंगे। देखो टेक्स्ट बुक्स शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। रिफॉर्म रिलेटेड टू लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेस वगैरह है टेक्स्ट बुक की वो चेंज होनी चाहिए, उसमें रिफॉर्म आनी चाहिए। प्रॉपर यूज़ होना चाहिए किस चीज़ का, टीचिंग मेथड्स का, कहाँ पर, टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी बच्चे एक्टिविटी कर पाए। मोर फोकस किसके ऊपर करना है, जेंडर इक्वालिटी को, यानी एग्जाम्पल अगर आप दे रहे हो तो लड़का और लड़की दोनों के दो। मोर यूज़ किसका करना है, पिक्चर्स का, चार्ट्स का और एटसेट्रा, है ना, ताकि बच्चों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाए। मोर एम्फेसाइज किसके ऊपर करना है, एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जो आजकल की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कैपेबल ऑथर्स इन टेक्स्ट बुक, यानी जो ऑथर्स वगैरह होने चाहिए वो कैपेबल होने चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड बी इंटरेस्टिंग, यानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद है टेक्स्ट बुक शुड बी अकॉर्डिंग टू एज ग्रेड लेवल ऑफ द स्टूडेंट, यानी टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की एज और उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग हो। क्लियर। उसके बाद है रोल क्या होता है टेक्स्ट बुक का किस में, लर्निंग में। देखो जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है प्राइमरी सोर्स होता है किस चीज़ का, नॉलेज का। स्टैंडर्डाइज करिकुलम होता है हर एक टेक्स्ट बुक में। असेसमेंट एंड एग्ज़ाम प्रेपरेशन में यूज़फुल होती है टेक्स्ट बुक। गाइडेंस होती है मतलब टीचर्स वगैरह के लिए, तभी तो उसके थ्रू बच्चों को पढ़ा पाता है टीचर। फाउंडेशन होता है किस चीज़ के लिए, हायर लर्निंग के लिए क्या, टेक्स्ट बुक वगैरह फाउंडेशन होती है। तो ये आपका रोल क्या होता है टेक्स्ट बुक का किस में, लर्निंग में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इंडिकेटर्स क्या होते हैं क्वालिटी लर्निंग के। देखो क्वालिटी लर्निंग आखिर क्या चीज़ होती है, लर्निंग दैट इज पर्पसफुल लर्निंग इन विच लर्नर्स आर प्रोवाइडेड विद द एबिलिटी टू इफेक्टिवली लर्न एंड रिटेन स्किल्स एंड नॉलेज गेन्ड, यानी लर्निंग जो कि कैसी होती है, पर्पसफुल लर्निंग होती है जिसमें जो लर्नर है उनको किन चीज़ों के साथ प्रोवाइड किया जाता है, विद द एबिलिटी, यानी ऐसी एबिलिटी के साथ है कि वो चीज़ों को इफेक्टिवली लर्न कर पाए और जो स्किल्स वगैरह है उनको रिटेन कर पाए, जो भी उन्होंने नॉलेज गेन की है उसकी। उसके बाद है इट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन विद द लर्निंग प्रोसेस, मतलब मेनली ये किस चीज़ के ऊपर बेस होती है, जो क्वालिटी लर्निंग होती है कि जो स्टूडेंट है उसकी सेटिस्फैक्शन भी हुई है किसके थ्रू, जो लर्निंग प्रोसेस है उसके थ्रू, हाँ या नहीं। ओके। उसके बाद जो क्वालिटी लर्निंग है, सो बेसिकली जो क्वालिटी लर्निंग है ये फोकस करती है कि व्हाट हैपन टू द स्टूडेंट वाइल इन स्कूल फॉर हिज और हर बेनिफिट इन फ्यूचर, यानी जब तक जो बच्चा है वो अगर स्कूल में है तो उसको क्या बेनिफिट हो रहा है जिसकी वजह से जो उसका फ्यूचर है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। तो बेसिकली आपकी क्वालिटी लर्निंग यही होती है। ओके। ये फोकस करती है कि जब तक जो बच्चा है वो स्कूल में है उसका क्या बेनिफिट हो रहा है फ्यूचर के लिए। ओके। उसके बाद जो आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इंडिकेटर्स क्या होते हैं क्वालिटी लर्निंग के। ओके। तो हम इसको जूम करके देखते हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड स्कूल बिल्डिंग, यानी जो स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, तभी तो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाएगा बच्चे को। पॉजिटिव और डिसिप्लिन्ड स्कूल का एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना। प्रॉपर स्कूल के फर्नीचर वगैरह होने चाहिए। हेड ऑफ द स्कूल जो प्रिंसिपल है वो भी अच्छा होना चाहिए।
उसके बाद है क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर वगैरह होने चाहिए, तभी तो अच्छे तरीके से जो बच्चे की लर्निंग है वो हो पाएगी। स्टूडेंट्स गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, मैच्योर्ड होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए, पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट होना चाहिए उनका, विलिंग होने चाहिए लर्न करने के लिए, यानी उन्होंने चीज़ें सीखनी है, वेल डिज़ाइंड करिकुलम होना चाहिए, है ना, गुड पार्टिसिपेशन होना चाहिए सोसाइटी का, है ना, वेल स्ट्रक्चर्ड और अपडेटेड टेक्स्ट बुक वगैरह होनी चाहिए, तभी तो बच्चों की जो क्वालिटी लर्निंग है वो हो पाएगी। वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी फैसिलिटी, मतलब लाइब्रेरी फैसिलिटी होनी चाहिए और उसमें प्रॉपर बुक्स वगैरह होनी चाहिए। इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स वगैरह होने चाहिए, साइज़ ऑफ क्लासरूम अच्छा होना चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो ये सारे होते हैं आपके इंडिकेटर्स किस चीज़ के, क्वालिटी लर्निंग के। इसी के थ्रू जो बच्चे की लर्निंग है वो अच्छे तरीके से हो सकती है। ओके, तो ये आता है आपका इंडिकेटर्स किस चीज़ के, क्वालिटी लर्निंग के। तो आप इसको बारी बारी से आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। उसके बाद है कि पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स किस चीज़ के लिए, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन के लिए कौन कौन से लाए गए। जैसे आपका RMS हो गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी यूज़ किया गया। उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहाँ पर स्कूल में ये भी यूज़ की जाती है क्वालिटी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वगैरह हो गया, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, उसके बाद है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्वालिटी लर्निंग के, यानी हमने क्वालिटी लर्निंग तो देनी है बच्चों को, लेकिन क्यों देनी है, उसके उद्देश्य क्या है, ताकि बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप हो सके, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ उनमें आ सके, है ना, एक्टिव स्टूडेंट इंगेजमेंट हो सके, है ना, उनमें जो स्किल है उसकी डेवलपमेंट हो सके, है ना, इम्प्रूव हो सके टीचिंग मेथड्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्टिव्स में। उसके बाद है बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट हमें देखने को मिले, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है किस चीज़ का, क्वालिटी लर्निंग का। उसके बाद है प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को देखने को मिले, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। असेसमेंट और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो बच्चों की, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है एक तरीके से क्वालिटी लर्निंग का, लाइफ लॉन्ग लर्निंग बच्चों की हो पाए। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए किस चीज़ के, ये हो गए आपके क्वालिटी लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है आपका कि टीचिंग एंड लर्निंग एज इंटरैक्टिव प्रोसेस, ये वाला टॉपिक। इसका मतलब क्या होता है, टीचिंग और जो लर्निंग होती है एज इंटरैक्टिव प्रोसेस, इसका मतलब होता है कि एम्फेसाइज करना है किस चीज़ के ऊपर, एक्टिव पार्टिसिपेशन दोनों से, स्टूडेंट से भी और टीचर से भी। इट गोज़ बियॉन्ड वन वे कम्युनिकेशन एंड इन्वॉल्व्स डायलॉग, क्वेश्चनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जो टीचर है वो लेक्चर देता जाए, इसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, डायलॉग वगैरह होनी चाहिए, है ना, क्वेश्चनिंग वगैरह होनी चाहिए, ताकि बच्चे वगैरह क्वेश्चन वगैरह पूछे, तभी तो इंटरैक्टिव प्रोसेस होगी ना टीचिंग और लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी बच्चे अपने दम पे चीज़ों को सॉल्व करें, कोलैबोरेटिव यानी एक दूसरे से सीखे, कोलैबोरेशन करके, है ना। तो ये सारा होता है हमारा टीचिंग एंड लर्निंग एज इंटरैक्टिव प्रोसेस। देखो, जो आपकी टीचिंग होती है, इट रेफर टू स्ट्रक्चरल गाइडेंस देनी है प्रोवाइडेड बाय अ टीचर, यानी जो स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है एक टीचर के द्वारा टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज एंड स्किल, ताकि उसकी वजह से जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो एक्वायर कर पाए किस चीज़ को, नॉलेज और स्किल्स को। तो ये होती है आपकी टीचिंग। उसी तरीके से जो लर्निंग होती है, लर्निंग का मतलब है इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड करते हैं और रिटेन करते हैं और अप्लाई करते हैं नॉलेज को, किसके थ्रू, एक्सपीरियंसेस, डिस्कशन और एक्सप्लोरेशन के थ्रू। तो ये होती है आपकी लर्निंग। इंटरेक्टिवली का मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा कि टीचिंग और लर्निंग कैसी होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए। तो इंटरेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे से दोनों लोग सीखें, और जो इंटरेक्टिविटी होती है वो इन्हांस करती है किस चीज़ को, टीचिंग और लर्निंग दोनों को, बाय मेकिंग एजुकेशन मोर इंगेजिंग, यानी इससे एजुकेशन है वो इंगेजिंग होती है, मीनिंगफुल होती है और स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। तो ये होता है आपका इंटरेक्टिविटी। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंटरेक्टिव टीचिंग की, है ना। तो इसको हम देखते हैं। ओके, पहला है टू वे कम्युनिकेशन, यानी टीचर की तरफ से भी चीज़ें कम्युनिकेट होगी और स्टूडेंट की तरफ से भी होगी। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होगा, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग होगी, है ना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक दूसरे से, है ना।
और बच्चे उसका आंसर देंगे या फिर बच्चे भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो टीचिंग और लर्निंग की एक्टिविटी है वो इंटरैक्टिव बनेगी। यूज़ करना है किस चीज़ का, रियल लाइफ एग्जांपल्स का, तभी जो आपकी वो है टीचिंग और लर्निंग है वो इम्प्रूव होगी और इंटरैक्टिव होगी। और इनकरेज होती है इस चीज़ से क्रिटिकल थिंकिंग इंटरैक्टिव प्रोसेस से। फीडबैक ओरिएंटेड होती है ये चीज़, यानी टीचर बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंशियल एंड हैंड्स ऑन लर्निंग भी हमें देखने को मिलती है। फ्लेक्सिबल और एडॉप्टिव होती है ये आपकी क्या, स्टूडेंट और टीचिंग इंटरैक्टिव प्रोसेस। एनकरेज करती है किस चीज़ को, सेल्फ स्टडी को। प्रमोट करती है एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग के। ओके, उसके बाद है रोल क्या होता है एक टीचर का किसमें, इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग में। फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज माना जाता है किसको, टीचर को। मोटिवेटर माना जाता है। डिज़ाइनर होता है वो किस चीज़ का, लर्निंग एक्टिविटीज़ का, यानी उसने डिज़ाइन करना है कि लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। असेसर होता है प्रोग्रेस का, यानी उसने बच्चों की जो प्रोग्रेस वगैरह है उसको किस तरीके से असेस किया। फीडबैक प्रोवाइडर होता है, यूज़ करता है टेक्नोलॉजी का। एनकरेज करता है क्रिएटिविटी को। क्रिएट करता है एक सेफ लर्निंग स्पेस को। एनकरेज करता है वो टीचर पीयर लर्निंग को, यानी बच्चे एक दूसरे से सीख पाए। अडॉप्ट करता है किस चीज़ को, डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स वगैरह को। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद है रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पहले तो हमने पढ़ा कि टीचर का क्या क्या रोल होना चाहिए। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स का क्या रोल होना चाहिए इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस में। एक्टिव लर्नर वो स्टूडेंट होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। कोलैबोरेटर होना चाहिए, यानी कोलैबोरेशन उसने काम करना चाहिए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स वगैरह होने चाहिए स्टूडेंट्स वगैरह। इनोवेटर्स होना चाहिए, यानी चीज़ों को वो इनोवेट कर पाए। यूज़ टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, यानी वो बच्चे क्या कर पाए, मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह को इफेक्टिवली यूज़ कर पाए। सीक क्लैरिफिकेशन, मतलब चीज़ों की क्लैरिफिकेशन वो स्टूडेंट्स मांगे कि ये चीज़ कैसे हुई, किस तरीके से हुई। प्रोवाइड पीयर सपोर्ट, यानी बच्चों को आपने पीयर सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि वो एक दूसरे से सीख पाए। अप्लाई नॉलेज इन रियल लाइफ, और जो नॉलेज गेन की है उसको रियल लाइफ में क्या करना है, अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद हमारा इसमें है कि मेथड्स क्या होते हैं इंटरैक्टिव टीचिंग और लर्निंग के। देखो मेथड्स क्या होते हैं, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग करानी है आपने बच्चों को। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपकी होनी चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। फ्लिप्ड क्लासरूम होने चाहिए। पीयर टीचिंग होनी चाहिए, यानी बच्चे एक दूसरे को ही पढ़ाएं। गेमिफिकेशन होनी चाहिए, यानी बच्चे गेम के थ्रू पढ़ पाए, तभी जो टीचिंग और लर्निंग है वो इंटरैक्टिव हो पाएगी। यूज़ करना है केस स्टडीज़ का। रोल प्लेइंग, यानी एक दूसरे के रोल को प्ले करना है, तो उससे भी जो टीचिंग और लर्निंग है वो इफेक्टिव हो पाएगी, इंटरैक्टिव हो पाएगी। और डिजिटल लर्निंग करनी है, तो ये एक मेथड होता है किस चीज़ का, फॉर इफेक्टिव इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, उसके बाद है बेनिफिट्स क्या होते हैं इंटरैक्टिव टीचिंग और लर्निंग के। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। इंक्रीज स्टूडेंट की इंगेजमेंट इसमें मतलब इंक्रीज होती है। ये चीज़ इंक्रीज करती है किस चीज़ को, टीम वर्क को, है ना। बूस्ट करती है किस चीज़ को, कॉन्फिडेंस को। प्रमोट करती है ये चीज़ किसको, क्रिएटिविटी को। बेटर रिटेंशन ऑफ नॉलेज इसमें देखने को मिलती है। एनकरेज करती है ये चीज़ किसको, सेल्फ लर्निंग को। और रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको इसमें देखने को मिलती है। और क्रिएट करती है किस चीज़ को, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स होते हैं इंटरैक्टिव टीचिंग और लर्निंग के। क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि मेजर इश्यूज कहाँ पर, क्लासरूम लर्निंग में। ओके, तो इंट्रोडक्शन क्या है कि जो आपकी क्लासरूम लर्निंग होती है वो प्ले करती है एक वाइटल रोल किसमें, स्टूडेंट की एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ में। लेकिन सेवरल चैलेंजेस जो हिंडर करते हैं इफेक्टिव लर्निंग को, जैसे कि लार्ज क्लासरूम साइज़ वगैरह हो गया, लैक ऑफ रिसोर्सेज वगैरह हो गए, पुअर स्टूडेंट इंगेजमेंट होगी और इन इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स वगैरह, ये सारे मतलब इश्यूज होते हैं किस चीज़ में, क्लासरूम लर्निंग में। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम्स, यानी क्लासरूम में किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। पहला है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद
टीचर, दूसरा है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद करिकुलम, तीसरा है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद क्लासरूम मैनेजमेंट, चौथा है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब बारी बारी से देखेंगे। ओके, पहला है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद टीचर क्या होती है क्लासरूम में। पहला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस अगर टीचर में आ जाए तो ये भी प्रॉब्लम होती है। टीचर की हेल्थ कैसी है, उसमें अगर नॉलेज है भी है या नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हिज और हर ओन सब्जेक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर बहुत साल तक पढ़ा देते हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते मतलब उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, तो वो अच्छे तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है ना। एक्स्ट्रा बर्डन या लोड अगर टीचर के ऊपर है तब भी वो बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा। नॉन डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ टीचर, है ना, ये भी देखना है आपने। रिजिड एटीट्यूड अगर टीचर का है तो ये भी प्रॉब्लम है। एम ऑफ कंप्लीटिंग कोर्स, यानी बच्चों को कुछ समझाना है नहीं है और बस कोर्स को कंप्लीट करना है, अगर किसी टीचर का अगर ऐसा नेचर है तो ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद है डू नॉट मेक टीचिंग प्लान, यानी वो जो टीचर है वो पढ़ाने से पहले अगर टीचिंग प्लान नहीं बना रहा है तो ये भी आपकी प्रॉब्लम होती है, किससे रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड। उसके बाद है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती है। फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट कैसी है, अच्छी है तो ईजिली मतलब चीज़ों को सीख पाएगा, बुरी है तो नहीं सीख पाएगा। बैड हैबिट्स बच्चों में है कि नहीं है, अगर है तो वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स ऑफ डिसिप्लिन, बच्चे का अगर डिसिप्लिन ख़राब है तो वो भी प्रॉब्लम है। अब्सेंट फ्रॉम क्लास, अगर बच्चा अब्सेंट रह रहा है बार बार क्लास से, वो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम रिलेटेड विद फैमिली ऑफ स्टूडेंट्स, यानी फैमिली में अगर कोई इशू है तो वो बच्चा अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाएगा। अगर ओवर क्राउडेड क्लासरूम वगैरह है तो वो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ एक्टिवनेस, बच्चा एक्टिव भी है कि नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। वैसे ये मतलब एक प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बट वही चीज़ है कि अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बच्चा अगर बहुत ज़्यादा शरारती है, मतलब कि वैसे तो शरारती होते हैं बच्चे, लेकिन बहुत ज़्यादा शरारती है और इनडिसिप्लिन क्लास वगैरह में क्रिएट कर रहा है, तो वो भी एक तरीके की क्या है, प्रॉब्लम है स्टूडेंट से रिलेटेड, कहाँ पर, क्लासरूम में। उसके बाद है करिकुलम से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला है लैक ऑफ आर्ट एजुकेशन और को करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर करिकुलम में नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम है। मोर बुक ओरिएंटेड करिकुलम, यानी ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, जो आपका करिकुलम है उसमें बुक के ऊपर अगर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है। एग्जामिनेशन सेंटर्ड करिकुलम है तो वो भी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ मोरल एजुकेशन, अगर मोरल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है करिकुलम के थ्रू तो वो भी क्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम रिलेटेड विद टेक्स्ट बुक, है ना, तो जैसा अभी हमने ऊपर टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ा, अगर अच्छी टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं है, ओल्ड कंटेंट वगैरह है तो वो भी क्या है, प्रॉब्लम है। उसके बाद है प्रॉब्लम रिलेटेड विद क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पहला है प्रॉब्लम रिलेटेड विद साइज ऑफ द क्लासरूम, है ना, अगर जो क्लास का साइज़ है वो अच्छा नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम है। इन एडिक्वेट टीचर्स वगैरह हो गए, इन एडिक्वेट इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, पुअर वेंटिलेशन वगैरह हो गई, है ना, हाई नॉइज़ ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, लैक किसका, इफेक्टिव टीचिंग एड का हो गया, है ना। डेकोरेशन ऑफ द क्लास, मतलब अच्छे तरीके से नहीं है, बेंचेस वगैरह मतलब उसमें हर कुछ वगैरह लिखा हुआ है, तो ये सारी क्या है आपकी प्रॉब्लम्स है, किस चीज़ से रिलेटेड, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड। ओके, तो आपने यहाँ पे इस तरीके को अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद है केटरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, अब देखो, एवरी स्टूडेंट इन अ क्लासरूम हैज़ यूनिक एबिलिटीज, लर्निंग स्टाइल्स और इंटरेस्ट और पेसिस, मतलब हर एक बच्चे की एबिलिटी क्या होती है, अलग होती है। सम स्टूडेंट्स क्विकली ग्राफ्स कॉन्सेप्ट वाइल अदर्स रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट। फैक्टर्स सच एज मल्टीपल इंटेलिजेंसेज, कल्चरल बैकग्राउंड्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेप्स है, क्या है यहाँ पर लिखा, जो भी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, हाँ, एंड स्पेशल नीड्स फर्दर कंट्रीब्यूट टू दीज चिल्ड्रंस। वही चीज़ है, देखो बच्चे में क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वगैरह होते हैं, उनकी अलग अलग एबिलिटीज़ होती है, लर्निंग स्टाइल होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, पेसिस वगैरह होते हैं। कुछ बच्चे चीज़ों को ईजिली ग्रास्प कर लेते हैं, है ना, लेकिन कुछ बच्चों को क्या एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इनकी जो डिफरेंट एबिलिटीज़ है उसके ऊपर फोकस करते हैं, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंसीज हो गया, कल्चरल बैकग्राउंड्स वगैरह हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद हमारे कि चैलेंजेस क्या होते हैं
जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको एड्रेस करने में क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पे है ना। देखो पहला है डाइवर्स लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे की लर्निंग एबिलिटी है वो डाइवर्स होती है। उस में पता क्या हो जाता है, उसमें ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर वगैरह होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं डाइवर्स लर्नर वगैरह होते हैं। तो जो डाइवर्स लर्नर है वो मतलब कि कंपैटिबल नहीं हो पाते हैं स्लो लर्नर्स वगैरह के साथ। तो ये भी चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करते टाइम। ओके, उसके बाद है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। जो स्टूडेंट की इंटेलिजेंस है उसमें क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना। तो वो भी एक तरीके से चैलेंज हो सकता है कि उसको हमने किस तरीके से एड्रेस करना है ना। उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स। कई बच्चे हैं पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, कई रिच बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये भी एक मतलब कि वो पड़ जाता है, चैलेंज पड़ जाता है कि उसको किस तरीके से हमने एड्रेस करना है। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर, वही चीज़ है, जो उनका कल्चर है वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए, और जो उनकी जो भाषा वगैरह है वो अलग भाषा वगैरह में बोलते हैं, तो वो भी उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसको किस तरीके से हमने एड्रेस करना है, ये भी एक तरीके से थोड़ा चैलेंज बन जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, है ना। उन बच्चों को हमने कैसे हैंडल करना है, तो वो भी थोड़ा चैलेंज बन जाता है। साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको कैसे डील करना है। और वेरिएबिलिटी इन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब डिफरेंट जो इंटरेस्ट है उनको कैसे कैटर करना है। असेसमेंट प्लस चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट्स, किस तरीके से हर एक स्टूडेंट की जो असेसमेंट है उसके जो चैलेंजेस वगैरह है उनको कैसे कैटर करना है, तो उसके लिए ये सारे आपके चैलेंजेस बन जाते हैं। पेरेंटल इन्फ्लुएंस क्या है बच्चे के ऊपर, जो कई पेरेंट वगैरह होते हैं वो बच्चे को अच्छे से ट्रीट करते हैं, है ना, कई नहीं करते हैं, तो वो भी एक चैलेंज बन जाता है कि उसको कैसे कैटर करना है हमने। क्लासरूम साइज प्लस टीचर वर्कलोड, तो ये सारे कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमने एड्रेस करने पड़ते हैं, मतलब बच्चों को एड्रेस करते टाइम हमें पता होने चाहिए, मतलब हमारे लिए चैलेंजेस बन जाते हैं। ओके, उसके बाद है स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखो हमने ऊपर देखा कि इतने सारे जो बच्चों में क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और उसको एड्रेस करने में मतलब कि थोड़े थोड़े चैलेंजेस वगैरह आते हैं, है ना। अब है कि जो वो चैलेंजेस है ना, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि उसको हमने क्या करना है, ख़त्म कर देना है या फिर कम करना है। पहला है प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को किसके साथ, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के साथ, मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन हमने बच्चों को प्रोवाइड करनी है। एडजस्ट करना है लेसन प्लान को और असाइनमेंट वगैरह को, है ना, अकॉर्डिंग टू लर्नर। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग करनी है बच्चों की, यूज़ करना है टेक्नोलॉजी का, है ना। उसके बाद है स्कैफोल्डेड लर्निंग टू स्टूडेंट, जैसे आपने स्कैफोल्डिंग पढ़ा होगा कि थोड़ी थोड़ी मतलब जब तक वो बच्चा उस चीज़ को सीख ना जाए तो हमने सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उसके बाद है इनकरेज करना है पीयर लर्निंग को, रेगुलर फीडबैक और असेसमेंट करनी है बच्चे की। तो ये सारी स्ट्रेटजीज होती है कि हमने जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको कैसे कैटर करना है। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग होनी चाहिए, इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस क्या करनी है, हमने अप्लाई करनी है। और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स वगैरह है वही तो बच्चे को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको कैटर करते टाइम। उसके बाद है इंपॉर्टेंस क्या होती है टू कैटरिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी अब इतने सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको हमने कैटर क्यों करना है आखिर। इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको अगर हम कैटर करते हैं तो उससे इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सभी बच्चों को, और ये चीज़ हेल्प करती है किस चीज़ को इम्प्रूव करने में, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करने में। इनकरेज करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन और इंगेजमेंट को, सपोर्ट करती है डेवलपमेंट किसका, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम सभी बच्चों में। ओके, उसके बाद है ये चीज़ प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड डाइवर्सिटी के लिए, और इन्हांस करती है टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को, रिड्यूस करती है लर्निंग गैप्स को जो स्लो और फास्ट लर्नर्स होते हैं उन सभी के बीच। ओके, उसके बाद है आपका स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन द क्लासरूम या कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, ये वाला टॉपिक। देखो इसका मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, जो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होती है ये एक की फैक्टर होता है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। ओके,
और जो एक पॉजिटिव इंगेजिंग इंटरेक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच, वो इन्हांस करती है स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस को, पार्टिसिपेशन को और एकेडमिक परफॉर्मेंसेस को। और ये ऑल्सो हेल्प करती है किस चीज़ में, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग किस में, बच्चों में डेवलप करने में। और जो टीचर्स होते हैं जो इफेक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो क्रिएट करते हैं एक स्पोर्टिव एनवायरनमेंट को, जो कि मतलब बच्चों में मोटिवेशन और लाइफ लर्निंग को डेवलप करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद है हमारा कि जो इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन है क्लासरूम में, उसके टाइप्स आपके क्या क्या होते हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी हमने यूज़ करना है किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया कि हमने गेस्चर्स वगैरह, फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज वगैरह का यूज़ करना है। ओके, उसके बाद है कि प्रोसेस क्या होती है कम्युनिकेशन की, है ना। प्रोसेस क्या होती है कम्युनिकेशन की, सेंडर और सोर्स कौन होता है, टीचर, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, मैसेज डिलीवर होगा। मीडियम क्या होगा, वर्बली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो टीचर या नॉन वर्बली प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है रिसीवर को होगा, उस इन्फॉर्मेशन को कौन गेन करेगा, स्टूडेंट गेन करेगा, है ना, और उसके बेसिस पे फीडबैक प्रोवाइड होगी उस स्टूडेंट को। तो ये आपका प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। आप इसको मतलब पूरे पेज में भी बना सकते हो इस तरीके से, पूरा फ्लो चार्ट जैसा बना दिया कि क्या क्या प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की। ओके, उसके बाद है कि क्लासरूम इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन का जो साइकिल है वो आपका कैसा होता है। वही चीज़ जो अभी यहाँ पे हमने प्रोसेस देखी, वो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, है ना। क्लासरूम इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन साइकिल, है ना। जो सेंडर होता है कौन होता है, टीचर, यानी जो वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, इनकोड करेगा और ट्रांसमिट करेगा नॉलेज को, है ना। मैसेज यानी जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो बच्चों में प्रोवाइड होगा। मीडियम जो आपका मतलब वर्बल मीडियम भी हो सकता है ना, या फिर नॉन वर्बल मीडियम भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी हो सकता है। अब जो वो इन्फॉर्मेशन जो टीचर है वो प्रोवाइड कर रहा है वो किसके पास पहुंचेगी, रिसीवर कौन है, स्टूडेंट है। अब जो वो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो उस मैसेज को रिसीव करेगा और डिकोड करेगा और इंटरप्रेट करेगा कि बच्चे ने कुछ लर्न भी करा है या नहीं करा है। तो वो इस तरीके से जो टीचर है वो फीडबैक लेगा। ओके, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंस क्या होती है स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन की। ओके, तो जो ये स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन होती है उससे क्या होती है, इन्हांस लर्निंग आउटकम्स इन्हांस होते हैं। बूस्ट होता है किसका, कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स का। प्रमोट होती है एक्टिव पार्टिसिपेशन किसकी, स्टूडेंट की। और ये चीज़ हेल्प करती है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। एनकरेज करती है क्रिटिकल थिंकिंग को। स्ट्रेंथ करती है इमोशनल सपोर्ट को। डेवलप करती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन टीचर और स्टूडेंट्स को। रिड्यूस करती है ये चीज़ फियर ऑफ अथॉरिटी को। इन्हांस करती है मोटिवेशन को। इम्प्रूव करती है टीचर की इफेक्टिवनेस को। तो ये सारी इंपॉर्टेंस होती है स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्शन की। ओके, उसके बाद है बैरियर्स क्या होते हैं इफेक्टिव स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्शन के लिए, यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट टीचर की इफेक्टिव इंटरेक्शन में। पहला है लार्ज क्लास साइजेस। देखो, अगर मतलब क्लास का जो साइज़ है वो कम हो तो अच्छे तरीके से जो टीचर और स्टूडेंट है वो इंटरेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर साइज़ का क्लासरूम मतलब क्लास का जो साइज़ है वो ही ज़्यादा होगा तो कैसे वो इंटरेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद है लैक ऑफ स्टूडेंट इंगेजमेंट, यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब कि इंटरेस्टेड नहीं होते हैं टीचर्स वगैरह के साथ कम्युनिकेट करने में, है ना। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, जिसमें जो टीचर है वही मतलब डायरेक्ट टीचिंग करवा रहा है ना। लिमिटेड टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन और इंटरेक्शन, है ना। जो टीचर है उसके पास कम टाइम होता है इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि उसको अपना एक जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट कराना होता है। कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से भी एक बैरियर आता है स्टूडेंट और टीचर की इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन, है ना, ये भी आपका एक बैरियर है। यूज़ ऑफ एक्सेसिव डिसिप्लिन, अगर टीचर एक्सेसिव डिसिप्लिन दिखाए तो ये भी बैरियर आ जाता है। ओवर डिपेंडेंस किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। बायस और फेवरेटिज्म, यानी किसी एक बच्चे को ही फेवर करना ज़्यादा, तो ये भी बैरियर होता है। उसके बाद है लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, यानी जो टीचर है वो अगर प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो ये भी एक तरीके से बैरियर हो जाता है इफेक्टिव स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के लिए। ओके, उसके बाद है वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, यानी
मतलब किन चीज़ों से, मतलब किन तरीक़ों से हम जो टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन है उसको मतलब कि इम्प्रूव कर सकते हैं। इनक्रेज करना है ओपन एंड कम्युनिकेशन इन क्लासरूम को। ओपन कम्युनिकेशन मतलब अगर क्लासरूम में होगी तभी तो टीचर और स्टूडेंट है वो मतलब कि कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यूज़ करना है इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स को। प्रोवाइड करना है कंटिन्यूस फीडबैक को। और बी अप्रोचेबल एंड स्पोर्टिव, है ना। मतलब एज अ टीचर आपको अप्रोचेबल और स्पोर्टिव होना चाहिए कि बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है किसी भी प्रॉब्लम में, ताकि तभी जो वो बच्चा है वो आपके साथ घुल मिल पाए। उसके बाद प्रमोट करना है एक्टिव लिसनिंग को। यूज़ करना है टेक्नोलॉजी को वाइजली। रिस्पेक्ट करना है जो बच्चे के ओपिनियंस वगैरह है और जो उनकी वैल्यूज़ वगैरह है उनका रिस्पेक्ट करना है आपने। इनक्रेज करना है पीयर लर्निंग को। अडॉप्ट करना है टीचिंग मेथड्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स, यानी स्टूडेंट की नीड्स क्या है उसके बेसिस पे जो आपका टीचिंग मेथड है वो होना चाहिए। ऑर्गेनाइज करना है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, यानी एकेडमिक्स के अलावा जो स्पोर्ट्स वगैरह हो गया उसको भी आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तभी जो स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन है वो इम्प्रूव हो पाएगी। क्लियर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इसमें टॉपिक वो है आपका लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग, यानी टेक्स्ट बुक के अलावा आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो। ओके देखो, education is not limited to textbook. While textbook provide structured knowledge, true learning extend far beyond them. In the modern era, students have access to diverse sources of learning, including digital media, experiential learning, peer discussion and real world application. देखो, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन लिमिटेड नहीं है ओनली टेक्स्ट बुक के लिए, है ना। टेक्स्ट बुक के परे भी आजकल के ज़माने में जो बच्चा है वो कहाँ से चीज़ें लर्न कर पा रहा है, वो कर पा रहा है डिजिटल मीडिया वगैरह से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, पीयर डिस्कशन से और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वगैरह से। तो ये सारे आपके अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग बन जाते हैं। ओके तो इसमें आपका कि इम्पॉर्टेंस क्या होती है लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी जो टेक्स्ट बुक है उसके अलावा भी हमने अदर सोर्सेज से लर्निंग क्यों करनी है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम देखेंगे। देखो, पहला है ये चीज़ प्रमोट करती है किस चीज़ को, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को। एनकरेज करती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को, यानी देखो टेक्स्ट बुक के थ्रू तो हम बस थियोटिकल नॉलेज ले सकते हैं ना, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज को गेन करना है तो हमें अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग पे जाना होगा। उसके बाद ये चीज़ फॉस्टर करती है किस चीज़ को, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को, किस में, बच्चों में। इन्हांस करती है इंगेजमेंट और मोटिवेशन को, और प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए, और इनकरेज करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। ये चीज़ आपकी लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। क्लियर। उसके बाद है अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ से आप और मतलब चीज़ें लर्न कर सकते हो। जैसे टेलीविज़न हो गया, है ना, टीवी में आपने जैसे कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह बच्चों को दिखा दिए। कंप्यूटर वगैरह हो गई जिस पे आप पीपीटीज़ वगैरह बना के बच्चों को दिखा सकते हो। एजुकेशनल फिल्म वगैरह होगी जिससे बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एजुकेशनल रेडियो के ऊपर आपने बच्चों को कुछ चीज़ें सिखा दी। इंटरनेट से रिलेटेड मतलब आपने बच्चों को इंटरनेट पे कुछ दिखा दिया, है ना। पिक्चर्स वगैरह ऐसी दिखानी है आपने बच्चों को जो कि जो उनकी लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सके। मल्टीमीडिया वगैरह हो गया, ई बुक्स होगी, ई लाइब्रेरी होगी, मॉडल हो गया, ग्राफ वगैरह हो गया। तो ये सारे होते हैं आपके अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग। अब देखो, अब ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स का पूछा गया है। अगर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको मतलब पॉइंट्स में आगे एक्सप्लेन कर सकते हो कि टेलीविज़न वगैरह के क्या यूजेस होते हैं, कि टीचर अरेंज कर सकता है टेलीविज़न का और वहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह बच्चों को दिखा सकता है। कंप्यूटर वगैरह का भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। ओके हाँ, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी तो की है। जैसे टेलीविज़न के क्या बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेलीविज़न एज अ लर्निंग रिसोर्स। वाइडर रेंज होती है टेलीविज़न की। टाइम सेविंग होता है, फोकस करता है स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। मीडियम होता है किस चीज़ के लिए, इन असेसिबल रिसोर्सेज वगैरह के लिए, है ना। उसके बाद देखिए टेलीविज़न का और क्या यूज़ होता है कि ये रिड्यूस करता है टीचर की रीडिंग वगैरह को, है ना। टीचर के द्वारा मतलब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है टीचर को, वो टेलीविज़न पे चीज़ों को दिखा सकता है। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हमें टेलीविज़न से मिल सकती है। इनरिचमेंट होता है नॉलेज का, रिक्रिएशनल होता है नॉलेज का। तो ये सारे आपके यूजेस होते हैं टेलीविज़न का, अगर हमने यूज़ करना है उसका एज अ लर्निंग रिसोर्स। अब कंप्यूटर के बेनिफिट्स देखते हैं हम, है ना। वर्ल्ड वाइड नॉलेज इसमें अवेलेबल होती है। सेव करता है ये इन्फॉर्मेशन को। इफेक्टिव टीचिंग इसके थ्रू की जा सकती है। सेल्फ पेसिंग हो सकती है। फास्ट और एक्यूरेट होते हैं आपके कंप्यूटर्स।
बच्चों में इंटरेस्ट लर्निंग के टुवर्ड्स क्रिएट होता है। प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर्स न्यू इन्फॉर्मेशन को और एक्यूरेट नॉलेज को। इसका सिंपल वे में आप मीनिंग बना सकते हो कि प्रोवाइड करना है आपने न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट नॉलेज को कंप्यूटर के थ्रू बच्चों को। ओके उसके बाद आपका एजुकेशन फिल्म्स, इसके क्या बेनिफिट होते हैं अगर हम एजुकेशन फिल्म्स को यूज़ करें एज अ लर्निंग रिसोर्स। ओके देखो एजुकेशन फिल्म्स कैसी होती है, नियर टू रियलिटी होती है। मतलब यानी जो बच्चा है वो मतलब रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पाता है। अटेंशन कंपेलर इसमें होता है ना, मतलब बच्चा ज़्यादा अटेंशन उसमें दे सकता है। बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी जो फिल्म्स वगैरह होती है, एजुकेशनल फिल्म्स वगैरह होती है, तो वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस होती है और बच्चा उसके साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाता है। टाइम सेविंग होती है, डेवलप होती है इससे बच्चों में वैल्यूज़ वगैरह। अटेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी इसके थ्रू जो बच्चों में जो एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ना, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो भी डेवलप किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन फिल्म्स। एजुकेशनल रेडियोज़ वगैरह हो गए, इससे क्या होता है इमीडिएट कांटेक्ट होता है बच्चों के साथ। ग्रुप इंस्ट्रक्शन इसमें देखने को मिलती है। लो कॉस्ट होते हैं ये जो आपके एजुकेशनल रेडियोज़ होते हैं, ईजीली अप्रोचेबल होते हैं, है ना। हेल्पफुल होते हैं लैंग्वेज लर्निंग में और टीचिंग में। टेम्पररी रिप्लेसमेंट किसकी बुक्स की कर सकते हैं ये जो एजुकेशनल रेडियोज़ वगैरह आपके होते हैं। और उसी तरीके से आपके इंटरनेट हो गए, है ना। डिस्टेंस एजुकेशन वही चीज़ है, अगर मतलब आपको क्लासेस वगैरह अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं दूर जगह हो वहाँ से आप एजुकेशन ले सकते हो। इंडिपेंडेंट लर्निंग, यानी जो भी बच्चों को पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग वो नेट पे देख सकता है। वेब बेस्ड टीचिंग और लर्निंग इसके थ्रू हो सकती है। रैपिड डेवलपमेंट होती है किस चीज़ की, ऑनलाइन एजुकेशन की, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है एक जो ये आपका इंटरनेट होता है। वाइड एरिया ऑफ नॉलेज इसमें हमें देखने को मिलती है इंटरनेट के थ्रू। उसी के बाद आपका जैसे मल्टीमीडिया हो गया, इसके एडवांटेजेस क्या है कि मल्टीमीडिया के थ्रू यूज़ किया जाता है मोर देन वन मीडिया का। हेल्पफुल होता है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। मोटिव लर्नर्स फॉर लर्निंग, यानी मोटिवेट करता है जो मल्टीमीडिया होता है और लर्नर्स को किस चीज़ के लिए, लर्निंग के लिए। फॉलो करती है ये चीज़ मैगजीम्स ऑफ लर्निंग को, जैसा हमने अभी जो पिछले सब्जेक्ट में देखा था। जो मल्टीमीडिया होता है यूज़ ऑफ मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस का इसमें यूज़ किया जाता है। हेल्पफुल होता है किस चीज़ को अचीव करने में, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। हेल्पफुल होता है एक्टिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, यानी बच्चों को क्या बोलते हैं एक्टिवेट करना है किस चीज़ के लिए, लर्निंग के लिए। जैसे सम रिसोर्सेज यूज्ड इन मल्टीमीडिया आर, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, वीडियो डिस्क होगी, मॉडल हो गया, ग्राफ वगैरह, ये सारे आपके मल्टीमीडिया वगैरह में आ जाते हैं। तो आपने हर एक उसके लर्निंग रिसोर्स के आपने बेनिफिट्स लिखने हैं। ओके उसके बाद जो आपका मॉडल्स हो गया, है ना। मॉडल्स में आपका क्या है, मॉडल्स में आपका यूज़ ऑफ मॉडल्स एज अ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। मॉडल्स प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर इंटरेक्टिव स्टूडेंट इंगेजमेंट के लिए मॉडल ये प्रोवाइड करता है आपका इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। एनहांस करता है स्टूडेंट की थिंकिंग एबिलिटीज़ को और इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग होते हैं जो मॉडल। देखो मॉडल के थ्रू जो बच्चे हैं वो कनेक्ट कर पाते हैं उस टॉपिक से और परमानेंट नॉलेज का ये सोर्स होता है जो आपका मॉडल वगैरह होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओनली जो आपके साथ है ये आपके साथ मतलब इसके यूजेस वगैरह आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किए। इसके अलावा भी मतलब आप बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपने इससे ज़्यादा पेजेस बढ़ाने हैं। तो आई थिंक इसी के साथ जो हमारा ये वाला सब्जेक्ट है ये भी कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। और अगर यूज़फुल रही हो तो आप कमेंट भी ज़रूर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।